खेलने के लिए आपको मिलते हैं इस जन्म, मतलब आप समझ लीजिए एक ताश का खेल है, उसमें आपको पत्ते आवंटित हो गए हैं। तो जो पत्ते आवंटित हो गए हैं उन पत्तों को हम कहते हैं प्रारब्ध। और तीसरा होता है खेलने का तरीका, कि खिलाड़ी कैसा है। तो वो होता है क्रियमाण, 10वां भाव, अपना जो कर्म भाव है। अभी तक हम भाव पे पहुंचे नहीं, इसलिए मैंने भाव का बोला भी नहीं है उसमें। लेकिन ये होता है कि भाई हमारे आगे जब भावात्म भाव सिद्धांत पढ़ेंगे तब हमारे पास में हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हम भाग्य को डिफाइन करते हैं। असल में भाग्य ऐसे ऐसे नहीं हो जाता है कि लॉटरी लग गई। भाग्य कई चीजों से मिलके बनता है। आपके पुण्य कर्म खर्च भी होते हैं, जो नए जो कर्म है, जो आपने अपने जो पाप है उनको क्षीण किया है, वो भी होते हैं। तो कुछ खर्चा होता है, कुछ वॉल्ट होता है, सब मिला करके। तो जो क्रियामाण है उसको अब हम भावात्म भाव में, मैं फालतू फिर भावुकता में चला गया। हमें बात करनी है कि कर्म सिद्धांत ज्योतिष का, उसके अनुसार ग्रह आपको एक सेकेंड, कोई मैसेज आया था कि रिकॉर्डिंग सेपरेटली। हाँ, रिकॉर्डिंग भेजी किसी ने उस ग्रुप में जो पिछले। ओके भेज दिया। नहीं तो जो आपका स्टूडेंट ग्रुप है उसके अंदर उसको रख लेना ठीक रहेगा। और मेरे हिसाब से मैं वापस सारी बात बोलूंगा तो उतनी की उतनी लंबी हो जाएगी। नहीं ठीक है सर, नहीं ठीक है। पारुल जी, आप इस बुक को एक बार ग्रुप में शेयर कर देंगे आप, रिकॉर्डिंग बड़ी अच्छी रहेगी। जी सर, मैं सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी रिकॉर्डिंग। अच्छा, वो जो दूसरा ग्रुप है उसमें ना? हाँ, मैंने सबके साथ शेयर करी है। सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी, मैं सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग करी थी। कुछ लोगों ने दैट्स फाइन, लेकिन मैं वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया। मैं आपको पर्सनली एक बार मैसेज कर दूंगा, या फिर मैं ग्रुप ज्वाइन कर लूंगा, आप एक बार रीफॉरवर्ड कर देना। मेरी सलाह ये रहेगी कि जो भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं सभी, वो जो स्टूडेंट ग्रुप है उसमें जुड़ जाना चाहिए। यहाँ पर सब तरीके की बात नहीं हो सकती, क्योंकि हम सब तरीके की बात करेंगे तो बड़ा खिचड़ी से बन जाएगी यहाँ पे। राइट सर, राइट। और अगर मेरी चुगलियां भी करनी होगी तो आपको आजादी नहीं रहेगी, यहाँ पे मैं बैठा देखता रहूंगा। तो वो एक अलग ग्रुप बनेगा, तो आपकी लिबर्टी के लिए भी ठीक है वो, और वहां पर आप कम्युनिकेट भी कर पाएंगे। राइट सर। स्टूडेंट ग्रुप में अभी लोग सक्रिय नहीं है, अभी लोग जुड़ ही रहे धीरे धीरे। अभी शुरुआत है। आपको थोड़ा, अभी तो दूसरी क्लास है, 24 क्लासें हैं, चौथी 5वीं क्लास तक सब रवानी में आ जाएंगे। जी, जितने लोग जुड़े थे मैंने शुरू में सबको एडमिन बना दिया ताकि बाकी लोग भी जुड़ जाएं, या फिर वो पारुल जी ने भेज भी दी थी, वो फिर से उस ग्रुप में एक बार पारुल बहन जी भेज देंगी तो सबको मिल जाएगा। ठीक है, पारुल जी भेज देंगे। फिर से एक बार उस पर रिपोस्ट कर दीजिए उस पर, जो भी इसको बोलते हैं। लिंक भेज दीजिएगा, मैं भी ज्वाइन कर लूंगी। अब मैं ना वो तो मैं हाजिरी लेने की स्थिति में तो नहीं हूँ आज रहने देते, अगली बार से फिर हाजिरी लेंगे कि भाई कौन आ गया और कौन रह गया। असल में हम 6-10 हो गए, तो अब टाइम तो ये है कि 6-12 हो गए, तो हमें अब आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अब हम रुकेंगे तो टाइम ज्यादा खराब हो जाएगा। और अब ऐसा हो जाए कि हम में से कोई एक, जैसे अभी कैसा है, आपके पास एडमिन राइट है तो आपके पास ये सब लोड है, आप हम में से किसी एक को या दो को ये काम दे दीजिए ताकि आपके जुड़ने के पहले ये सब लोग जुड़ जाए, व्यवस्थित हो जाए, अटेंडेंस हो जाए। मतलब ये क्लासरूम टीचर वाला मामला ही रखना होगा कि आप हम में से किसी एक मॉनिटर बना दीजिए, मॉनिटर बना दीजिए क्लास का। एक मेरी पुरानी स्टूडेंट है जिसको मैंने इस ठीक से पहले किया था, उसका नाम है सृष्टि चौक से, भोपाल से है। तो मैं सृष्टि को आग्रह करूंगा कि वो मेरे आने से पहले ही क्लास को शुरू कर दे, ठीक है जी। तो अगली क्लास जो अपनी जो बुधवार को होगी उसमें वो पहले से सारा मैनेज कर लेंगे। और अगर सृष्टि को कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं और किसी से पूछ लूंगा, तो उसको क्लास को हम पहले से शुरू कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं अकेला एडमिन हूँ, मेरा जो गुरु शिष्य परंपरा में जो शिष्य है श्रीराम, वो भी है इसके अंदर। वो क्या बैंक में ऑफिसर है, तो उसको ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है इन दिनों में, तो उस वजह से वो अभी क्लास नियमित अटेंड नहीं कर पा रहा है। और एक सृष्टि चौक से को भी मैंने एडमिन बनाया हुआ है, तो ये 3 लोग एडमिन है हम। तो मैं कोशिश करूंगा कि सृष्टि इंटरेस्टेड भी है तो मैं उन्हें बोल दूंगा कि वो क्लास ऑन कर ले फिर आने से पहले, ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी। कौन? अभिषेक? कौन? योगेंद्र जी? योगेंद्र सर, क्या पिछली बार गुरुवार को मैसेज, मतलब जो भी है बुधवार गुरुवार की रात के बीच में मैसेजिंग हुई थी, उसमें शनिवार के लिए टाइम दूसरा तय नहीं किया गया था, या आज चेंज हुआ था? नहीं, मैंने अब उसको इसीलिए पिन कर दिया, 2 तरीके के टाइम हो गए अब।
बुधवार को ज्यादातर लोग वर्किंग पर होते हैं, ज्यादातर लोग मतलब 80% लोग हैं जो कि कुछ न कुछ जो भी काम कर रहे हैं और वो एग्जैक्टली काम पर भी नहीं होते। मेरे जो 4-5 लोगों ने जो मैसेज किया वो ये है कि अभी मैं रास्ते में हूँ, घर जा रहा हूँ और गाड़ी के अंदर ही मैंने उसको वो लगा रखा है, मतलब ऑन कर रखा है उन्होंने। तो बुधवार का तो डेफिनेट है कि वो लोग जो कार्य में लगे हुए हैं वो लोग अटेंड नहीं कर पा रहे नहीं सर, मैं बस इतना कंफर्म कर रहा हूँ कि लेट वाला टाइमिंग बुधवार का था या शनिवार का था? शनिवार, बुधवार का लेट का है। बुधवार को रात को 8 से 10 है क्योंकि सब लोग काम कर रहे हैं। ओके। और शनिवार ओके को सर, क्योंकि ओके। छुट्टी है, ज्यादातर लोगों के 6 डे शेड्यूल होता है, तो 5 डे शेड्यूल होता है, तो है। हो गया, समझ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अब हम चाह रहे हैं कि किसी को दुविधा ना हो, मतलब कोई खाली इस वजह से कि हम रिजिड हैं, इस वजह से किसी क्लास न रह जाए। तो आज का जो दूसरा दिन है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम अब विषय में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक हमने पहले तो हमने समझा कि हम क्यों पढ़े, पहला पॉइंट ये था कि हम ज्योतिष क्यों पढ़े, तो उसका हमने कारणों पर उस पर चर्चा कर ली पिछली बार। अब हमारे आज हमारा दूसरा दिन है। आज हम चर्चा करेंगे कि ये है क्या, ज्योतिष है क्या। तो ज्योतिष वास्तव में जो समय है, जो काल है, उसका एक मापन है। तो काल दो तरीके का होता है। मूल रूप से जो काल है वो सतत है, काल में कहीं भी कोई गैप नहीं है। टाइम में उसको हम क्वांटाइज नहीं कर सकते, वो एक फ्लो है सीधा चलने वाला। लेकिन हमें अपनी सुविधा के लिए जरूरत है कि हम काल को खंड में विभाजित करें। तो काल को विभिन्न स्तर पे खंड में विभाजित किया गया है। तो जो सबसे जो कॉमन वो है कि हम जो ऑब्जर्वर जो सबसे बोधले तरीके से देख सकता है, वो देख सकता है कि ये साइकिल एक घूम करके एक जगह पे आ रही है वापस। तो उसको हमने कहा एक वर्ष, एक साल के अंदर कि सूर्य इस जगह पे दिख रहा था साल भर पहले, घूम करके वापस इस जगह पे आ गया, तो हम उसको कहेंगे 365 दिन का एक साल। हालांकि आगे जाकर के हम देखेंगे साल भी कई तरीके के, वर्ष भी कई तरीके के होते हैं। सौर वर्ष होते हैं और चंद्र वर्ष होते हैं, सावन वर्ष होते हैं। तो वर्ष भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। लेकिन मोटे तौर पर ऐसा है कि सूर्य की गति है, सूर्य का एक साइकिल पूरा होकर के हमें जो मिलता है वो वर्ष है। तो अब ये तो हुआ जब उन्होंने, कृषकों ने या जो वहां पर अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर रहे थे, उन लोगों ने देखा होगा, तो उनको मिला। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि हमने ये देखा कि गुरु एक राशि को जितनी देर में भोगता है ना, उतनी देर में एक वर्ष पूरा हो जाता है। और जब 12 राशियों को भोगेगा तो 12 वर्ष का एक समय हो जाएगा। तो उसको कहते हैं बृहस्पति युग। और 5 बृहस्पति युग बीतते हैं, मतलब कुछ 60 साल होते हैं, तो वो 60 संवत्सर होते हैं। तो उनके नाम भी दिए गए हैं। आप जिन लोगों ने बाल बोध पढ़नी शुरू कर दी है, वो समझ गए होंगे कि मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। तो इसकी शुरुआत के अंदर वो अपनी पुस्तक के शुरू में ही वो संवत्सर से अपना हमारी परिचय करवाते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि 60 संवत्सर है, उनके सबके नाम दिए गए हैं। तो प्रभव से शुरू होता है और क्षय तक चलता है ये 60 संवत्सर। अभी जो संवत्सर चल रहा है वो चल रहा है सिद्धार्थ नाम संवत्सर, सिद्धार्थ या सिद्धार्थी नाम का संवत्सर। तो मेरे नाम की संवत्सर है, तो मेरी क्लास ठीक चल रही है। इसके बारे में मोटे तौर पे कहा गया है कि जैसा नाम है वैसा ही उसका गुण है। और तो भी नहीं, ठीक है। तो अब काल का हम और ज्यादा टुकड़े करते हैं काल के, तो हमें साल के 2 टुकड़े मिलते हैं। उसको बोलते हैं अयन। अयन का मतलब है कि सूर्य जिस समय दक्षिण में हो या सूर्य जिसमें उत्तर में हो। तो उत्तर का सूर्य है वो लगभग 6 महीने रहता है और दक्षिण का सूर्य है वो लगभग 6 महीने तक रहता है। तो साल के हमें 2 टुकड़े मिल जाते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। हम साल के और ज्यादा, काल का और ज्यादा टुकड़े करने चाहें तो हम इनको ऋतुओं में डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो कैलेंडर है वो ट्रॉपिकल है। जो सबसे मुक्तापूर्ण कैलेंडर हो सकता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। उसमें 100 से ज्यादा, शायद 144 से ज्यादा उसके अंदर आज तक करेक्शन हो चुके हैं।
अगर ये ग्रिगोरियन कैलेंडर आपको ये बताता है कि आज 18 तारीख है और बुधवार है, तो आप उससे कुछ भी पता नहीं कर सकते कि कौन से महीने की 18 तारीख है, वो कौन सी ऋतु को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से मौसम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से त्योहार को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें कैलेंडर के अंदर दो ही चीज दिखाई देती है, 18 तारीख और बुधवार। अगर उसके अंदर उनके जबरदस्ती बनाए हुए मंथ को हम डालें तो हम उससे अनुमान करके हिंदी महीना बना करके निकालने की कोशिश करते हैं कि अभी कैसा चल रहा है। उसके उलट जो मोस्ट साइंटिफिक तरीका है वो है पंचांग, भारतीय पंचांग। वो क्या करता है कि वो मौसम चक्र के साथ में, ऋतु चक्र के साथ में चलता है। तो जैसे हम कोई भी हिंदू महीना बोलते हैं, जैसे अभी मैं अभी बोलूं कि अभी श्रावण चल रहा है, तो आपको एक सेकंड में पता फील हो जाएगा कि अभी श्रावण मास है, मतलब बारिश का मौसम चल रहा है। तो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, तो आपको पता चल जाएगा कि उसके 15 दिन निकल गए हैं, श्रावण बीच में आ गया है। तो हमारा वो अपने आप ही जो कैलेंडर है वो सारे एटमॉस्फेयर को एक सेकंड में, जो ट्रॉपिकल कंडीशन को एक सेकंड में बता देता है। काफी ये शनि वाले जातक सब लेट हो गए हैं आज। ये एक बड़ी जोरदार चीज है कि जो जो शनि प्रभावित जातक है, जिनका शनि अनुकूल होता है, वो बिल्कुल टाइम पे आएंगे। मतलब 6:01 पे वो कुंडी खटकाने लगेंगे, अरे खोलो खोलो, अभी तक खोला नहीं है। और जिनका शनि थोड़ा भी खराब है तो वो चाहे कुछ भी कर ले, भले वो कितने ही अनुशासित और नियमित क्यों ना हो जाए, वो थोड़ा सा लेट हो ही जाएंगे। फिर हम अभी अभी अपने साल, ये पहले तो वर्ष बनाए, वर्ष का एक खंड लिया आपने, वर्ष के खंड के 2 टुकड़े किए, वर्ष के खंड के हमने 6 टुकड़े किए, 6 ऋतुओं के अंदर। हर ऋतु 2-2 मास की होती है। तो ऋतुओं के बारे में आपने इसके अंदर पढ़ा होगा। पढ़ा किस किस ने, हमको थोड़ा सा बताओ। अंजना जी ने पढ़ा है, गणेश जी ने पढ़ा है, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया, काफी लोगों ने पढ़ के आए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको कहाँ लेकर के जा रहा हूँ। जब हम कर रहे हैं कि सूर्य जिस जिस राशि को भोगता है, हाँ मैं समझ गया, आप ठीक है, मैं समझ गया, काफी लोग हो गए, इतने तो बहुत हैं। मैंने ऐसे भी क्लास की है जिसमें वो अगले दिन सबने डेटा ही से कर दिया, तो पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिला। क्या ठीक है, आप अच्छी बात है, पढ़ रहे हैं सब। तो सूर्य की जो गति है एक एक राशि के अंदर, वो राशि हमें एक एक ऋतु दे रही है। तो मकर और कुंभ का सूर्य होता है तब शिशिर ऋतु होती है। अभी कौन सा चल रहा है ऋतु? अभी सूर्य कौन सी राशि में है? मकर राशि। मकर राशि में। अभी मकर संक्रांति बीत जाए, मतलब धनु से मकर के अंदर प्रवेश किया है, तो अभी शिशिर ऋतु शुरू हुई है, जो अभी मकर और कुंभ 2 महीने तक चलेगी, क्योंकि सूर्य एक राशि में 1 महीने तक, एक राशि में 1 महीने तक ही रहता है, ठीक है। इसके बाद में मीन और मेष का सूर्य होगा तो उच्च का सूर्य होगा, उस समय वसंत ऋतु होगी। वृष और मिथुन का सूर्य होगा तो ग्रीष्म ऋतु होगी। कर्क और सिंह का सूर्य होगा तो वर्षा ऋतु होगी। कन्या और तुला का सूर्य होगा तो शरद ऋतु होगी। वृश्चिक और धनु का सूर्य होगा तो हेमंत ऋतु होगी। इस तरीके से हर 2 सूर्य जिन 2 राशियों को भोगता है, वहां पर एक ऋतु को भोगता है। अब इन सबके मासों में नाम भी दिए गए हैं। तो चैत वैशाख तो हो गया वसंत के लिए, ज्येष्ठ आषाढ़ हो गया ग्रीष्म के लिए, श्रावण भादवा हो गया वर्षा के लिए, आश्विन कार्तिक हो गया शरद के लिए, और माघ शीर्ष और पौष हो गए हेमंत के लिए, माघ और फागुन हो गए शिशिर के लिए। तो जो साल के हमने 6 टुकड़े किए, फिर हमने मास के अंदर उसके 12 टुकड़े किए। अब हमें मास के और ज्यादा फाइन करना है, तो मास के भी 2 टुकड़े होते हैं। कौन से 2 पक्ष? शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, चंद्रमा के आधार पर। फिर हमें और ज्यादा छोटे टुकड़े करने हैं, तो हम तिथि पर आ जाते हैं। तिथि क्या होती है कि सूर्य ऊपर, हम सारा सर्कुलर है, तो सूर्य है और चंद्रमा है, एक दूसरे से जब 12 डिग्री की दूरी पे होते हैं, तो वो एक तिथि होती है, ठीक है। 360, मतलब 360 चंद्रमा पूरा घूम जाएगा, 360 घूम जाएगा, तो हमें कितनी तिथियां मिलेंगी कुल? 12 डिग्री पे एक है, 360 डिग्री पे 36। तो हमें आवाज कितनी चल रही है? 5 की आवाज चल रही है। अंजना जी आपकी भी आवाज ऑन है शायद। सर मेरी आवाज आ ही नहीं रही है, मैं तो बंद की हो।
हाँ बट वो ऑन है, मैं यही कहना चाह रहा था। आपकी आवाज नहीं आती, सही बात है। तो 12 डिग्री का जो एंगुलर डिस्टेंस है और सूर्य और चंद्रमा के बीच में, वो एक तिथि होती है। और जब ये पूरी साइकिल पूरी हो जाती है, चंद्रमा पूरा 360 डिग्री घूम जाता है, तो हमें 30 तिथियां मिलती है। तो ये तो जो 30 तिथियां हैं जो एंगुलर डिस्टेंस से मिल रही है, इसके अंदर 14 तिथियां तो एक जो प्रतिपदा से लेके और चतुर्दशी तक होती है, और 2 तिथियां होती है, अमावस्या और पूर्णिमा। मैं समझता हूँ कि कक्षा के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी को पता होगा कि पूर्णिमा और अमावस्या कैसे बनती है। नहीं पता है सर। कोई भी ऐसा हो जिसको नहीं पता हो? ठीक है, अब तिथि हमारे पास में आ गई। तिथि के बाद में हम उसको जो एक टुकड़ा है, इसलिए क्या है कि ये टुकड़ा थोड़ा सा अजीब है, इसको कहते हैं वार। तो वार है ना, वो हमारे जो कैलकुलेशन में कहीं फिट नहीं होता है। इसको सिर्फ होरा से जोड़ा गया है एक जगह पे, उसके अलावा ये कैसे हमारे पंचांग में घुसा है, कैसे इन कैलकुलेशन के बीच में घुसा है, मुझे नहीं पता। पर ये 7 तरीके के वार होते हैं, और उससे छोटा टुकड़ा होता है नक्षत्र का। नक्षत्र लगभग 24 घंटे होता है। कोई नक्षत्र 23 घंटे समथिंग में भी खत्म हो जाता है, कोई नक्षत्र 25 घंटे तक भी चल जाता है। तो ये नक्षत्र होते हैं कुल 27। और इन्हीं नक्षत्रों के और राशि के भोगने से कि कौन से नक्षत्र और कौन सा दिन, मतलब कौन सा नक्षत्र और कौन सा वार, इनसे बनते हैं योग। तो 27 तरीके के योग होते हैं, और करण होते हैं कुल 60। उनमें से 4 स्थिर और 7 चर, मतलब कुल प्रैक्टिकली 11 तरीके के करण होते हैं, लेकिन 7 करण होते हैं, वो 8 बार घूमते हैं। तो 8 56 वो हो गए, और 4 ये हो गए। तो कुल जो करण है वो 60, एक महीने के अंदर 60 करण होते हैं। एक दिन में 2, मतलब दिन का आधा कर दो तो करण मिलेगा। फिर होता है लग्न, उससे भी छोटा। काल का जो छोटा टुकड़ा है वो है लग्न, तो वो होता है करीब 2 घंटे का। और उससे छोटा होता है मुहूर्त, वो होता है 1 या 2 घड़ी का। 2 घटी का भी मुहूर्त होता है, 1 घटी का भी मुहूर्त होता है। तो सामान्य 2 घटी का होगा तो वो हो गया लगभग 56 मिनट का, मतलब 1 घंटे से 4 मिनट कम का। 28 मिनट का 1 घटी होती है, दो घटी हो गई 56 मिनट की। तो इस तरीके से हम काल का विभाजन करते हैं अपनी सुविधा के लिए। ये अब ये विभाजन कि हमने हर एक विभाजन का आधार है। जैसे कि वर्ष के विभाजन के मल्टीपल आधार है कि हम कौन सा वर्ष लेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर 1 सेकंड, मैं वर्ष का, तो वर्ष है ना, अगर हम बात करें सौर वर्ष की, तो एग्जैक्टली 365 दिन का होता है। मतलब सूर्य जहां पर आज है, ठीक 365 दिन बाद वहीं पर होगा दोबारा। फिर दूसरा होता है चंद्र वर्ष, ये होता है 354 दिन का। 354 दिन का क्यों होता है? क्योंकि वही है कि 12 बार वो पूर्णिमा और अमावस्या तक पहुंचता है, तो वो 354 दिन उसकी बीते। 360 नहीं होते, 354 दिन होता है। क्योंकि कोई कभी तिथि छोटी होती है, कोई तिथि का विस्तार होता है, मिलते 360 से 6 दिन कम ही मिलते हैं उसको। अब ये जो 6 दिन कम मिलते हैं ना, ये और उधर वो 5 दिन ज्यादा होते हैं। 365 की बजाय 300 तो 9 दिन हुए ना, तो कुल 32। 1 सेकेंड में उसके एग्जैक्टली कैलकुलेशन पे जाता हूँ, आपकी इसमें लिखी हुई मिल जाएगी। वो 32 महीने 16 दिन और 4 घड़ी, ये लिखा हुआ है। जिन लोगों ने बाल बुद्ध पढ़ा है ना, चौथे पेज के अंदर लिखा हुआ है शुरुआत में, 32 महीने 16 दिन और 4 घड़ी व्यतीत होने पर अधिक मास का संभव होता है। मतलब क्या होता है अधिक मास को हम कैसे समझेंगे कि ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन के हमने दो आधार किए हैं कि चंद्रमा और सूर्य दोनों। ठीक है, सूर्य तो सीधे 365 दिन में घूम रहा है, लेकिन चंद्रमा है वो 354 दिन में घूम रहा है। तो दोनों के बीच में 10 दिन का गैप आ रहा है। तो जब 3 साल हो जाते हैं, तो चौथे साल के अंदर हमें उसका करेक्शन करना पड़ता है। करेक्शन करके उसका अधिक मास करके हम उसको वापस नोट को वहां पर ले आते हैं। तो इसको 5 साल का, उसको हम कहते हैं कि एक युग होता है। तो 5 साल के युग में हम क्या करते हैं कि इन दोनों की कैलकुलेशन से जो त्रुटि रह जाती है, उस त्रुटि को हम वहां पर करेक्शन करते हैं। तो हर 5 साल की अवधि में ये करेक्शन पूरा हो जाता है।
तो इसको अधिक मार्क्स को उन्होंने नोड की तरह माना है कि ये वो नोड है जहां पर कि हमें हर बार करेक्शन मिलता है और हम वापस पंचवर्षीय युग में कर लेते हैं। इससे पहले आपने संवत्सर का देखा होगा, तो वो 60 वर्षीय बृहस्पति युग है। तो बृहस्पति युग होता तो 12 वर्ष का ही है, लेकिन उसके 5 का, उसमें भी 5 का साइकिल चलता है। तो कुछ 60 संवत्सर होते हैं, वो 60 संवत्सर मिलकर के और उस युग को पूरा करते हैं, बृहस्पति युग को पूरा करते हैं, और फिर हम जीरो पर आकर के खड़े होते हैं। ठीक है, अब ऐसे अपन कहा रहे थे, हाँ। अब नक्षत्र वर्ष हमने बताया, एक तो होता है सौर वर्ष, एक होता है चंद्र वर्ष, एक होता है नक्षत्र वर्ष। नक्षत्र वर्ष क्या होता है कि 12 बार जो नक्षत्रों की एक एक साइकिल घूम जाएगी, वो हो गया नक्षत्र वर्ष। तो 27 नक्षत्र 12 बार घूमेंगे तो कुल 324 दिन के नक्षत्र वर्ष बनेगा। एक होता है सावन वर्ष, ये होता है 360 दिन का, मतलब एक एक दिन गिनते हुए चलते हैं। 30 दिन का एक महीना होता है, 12 महीनों के 360 दिन होते हैं, वो 365 नहीं होते उनमें। और जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो है बृहस्पति वर्ष, मतलब बृहस्पति एक राशि को जितने समय में भोगता है उसको बृहस्पति वर्ष कहते हैं, और 5 बार रिपीट होता है तो वो एक बृहस्पति युग होता है, और इसमें कुल 60 संवत्सर होते हैं, जिनके नाम आप किताब की पहले पेज पर पढ़ते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। ये तो हुआ काल का विभाजन। अब ये काल का विभाजन हमने उसको समझने के लिए कहा है कि इसका पीरियोडिसिटी, इसका जो रिपीटिशन कैसे होगा, चाहे वो तिथि का हो, चाहे वो वार का हो, चाहे नक्षत्र का हो, चाहे वो पक्ष का हो, अयन का हो, चाहे ऋतु का हो, उन सबको हम उसके अंदर रिपीटिशन को, हमारे पास में एक निश्चित क्रम बनेगा उसका, उसको समझा हमने। अब पांचांग का सामान्य परिचय बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पांचांग के 5 अंग माने गए हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इनमें तिथि का मैंने बता दिया, 12 डिग्री का उसका जो वो अंतर है, वो 1 डिग्री है, वो एक तिथि है। वार मैंने बता दिया कि ये वार को मूल रूप से होरा से जोड़ा जाता है। तो ये वार स्थिर कर दिए गए हैं। इनका आधार क्या है ये कहीं दिया नहीं गया है, ये हमारी मिसिंग लिंक है या फिर ये बाहर से आकर के चिपका हुआ है, दोनों में से एक बात है। लेकिन ये इतना अच्छा प्रबंध हुआ है हमारे पंचांग के अंदर कि इसको अलग नहीं किया जा सकता। तीसरा नक्षत्र, जो नक्षत्र चंद्रमा जिस नक्षत्र को भोगते हुए चलता है, जो चंद्रमा को पति माना गया है और जो नक्षत्रों को उनकी पत्नियां माना गया है। तो नक्षत्र जो जिस नक्षत्र को भोगते हुए चलता है, हम कहते हैं कि आज का ये नक्षत्र, आज का नक्षत्र का मतलब है कि चंद्रमा आज इस नक्षत्र के अंदर गोचर कर रहा है। योग के बारे में ऊपर बता चुका हूं कि योग जो नक्षत्र और वार के कॉम्बिनेशन से योग बनते हैं। योग को 27 है और उनके नाम है, ठीक है, योगों के। एक सेकंड में नाम तक जाता हूं उनके। तिथियों के नाम हो गए, वार गया, अच्छा नक्षत्रों के स्वामी मैंने अभी नहीं बताया, वो आप अपन आगे चल के उस पर बात करेंगे। नक्षत्र स्वामी बहुत आगे की बात है, अगर आप पढ़ लें तो ठीक है, उसके साथ की बात है। मैं सीधा आना चाहता हूँ योग पे। हाँ, अब ये जो 27 योग है, इनके नाम दिए गए हैं: विश्वकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, व्रज, सिद्धि, व्यतिपात, वरियान, परिग, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र, वैदृति। अब इनमें बहुत ही एक ही लाइन के अंदर इन सबका रिजल्ट दे दिया। उनका जो इनके नामों का अर्थ है वही फल जानना चाहिए, मतलब ये नाम के तुल्य फल करते हैं। बस इतनी सी बात लेकर के उन्होंने छोड़ दी गई। तो इनमें 8 ऐसे हैं जो कि खराब हैं, और बाकी जो 19 हैं वो अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसी तरह करण है, तो इनमें से जो 7 है वो चर है और 4 है वो स्थिर है।
तो बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और वृष्टि, ये चर है। चर मतलब होता है ये बार बार रिपीट होते हैं, और जो स्थिर है चार वो रिपीट नहीं होते हैं। तो पूरा जो 30 दिन होता है उसके अंदर वो कुछ 60 बार अपने को 60 कर्ण मिलते हैं। ठीक है, और इनका ज्यादातर जो यूज होता है वो मुहूर्त प्रकरणों में होता है। जातक कुंडली के अंदर इनका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। अब इसमें अब अगले जो जो महत्वपूर्ण है हम उसके अंदर अब कूद रहे हैं, वो है राशियां। राशियां कुल है 12। ठीक है, तो आप एक एक राशि को पहले एक बार नोट कर लीजिए। पहले मेष, दूसरी वृष, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। पार्थ जी, आपका मोबाइल इतना ज्यादा हिल रहा है कि मेरे चक्कर से आने लगे हैं। आप प्लीज मोबाइल आप वीडियो धन्यवाद। कुल 12 राशि हुई है, तो इसमें है ना एक बनाइए, ग्रुप बनाइए। पहली और 8वीं राशि मतलब मेष और वृश्चिक, इन दोनों राशियों से एरो निकालिए और उसके आगे लिख दीजिए मंगल। दूसरी और 7वीं वृषभ और तुला, इन दोनों राशियों से एरो निकालिए और उसके आगे लिख दीजिए शुक्र। ये अधिपति लिखवा रहा हूं मैं। तीसरी और छठी है मतलब मिथुन और कन्या, इन राशियों से एरो निकालिए और उनके आगे लिख दीजिए बुध। कर्क चौथी राशि है कर्क, उसके आगे एरो निकाल के लिख दीजिए चंद्रमा। और 5वीं राशि है सूर्य। 5वीं राशि है सिंह, उसके आगे एरो निकाल के लिखिए सूर्य। 9वीं और 12वीं मतलब धनु और मीन, इन राशियों के आगे एरो निकालिए, उसके आगे लिख दीजिए गुरु। और 10वीं और 11वीं राशि से एरो निकाल के वहां पे लिख दीजिए शनि। ये सभी इन राशियों के अधिपति हैं। तो सूर्य और चंद्रमा को के पास में सिर्फ एक एक राशि का अधिपत्य है, बाकी सभी राशियों के पास में दो दो राशियों का आधिपत्य है। अब आप गौर करेंगे, हाँ ठीक है, अभी तक वहां दृष्टि तक बात नहीं है, दृष्टि पे बाद में करेंगे। तो ये जो राशियां हैं ये इन राशियों का विभाजन, ये कैसे अधिपत्य कैसे दिया गया है, इसके लिए कई तरह की कहानियां हैं। इसमें एक ये है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों वो हैं राजा और रानी हैं, और उन्होंने युवराज के तौर पर बुध को अपने पास में रखा। तो चौथी और 5वीं तो होगी राजा रानी की, तीसरी और छठी होगी बुध की। उनके ठीक बाहर उन्होंने उसको रखा शुक्र को, जो मंत्री है उसको, और उसके बाहर रखा उन्होंने अपने सेनापति को। और जो भृत्य है और गुरु है वो बाहर की तरफ रह गए, मतलब वो उनके सीधे उसमें नहीं है। तो ये सब बनाया हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि इसका, हमारे ये भी एक मिसिंग लिंक है कि इन ही ग्रहों को, इन्हीं राशियों का अधिपत्य क्यों दिया गया है, इसका कहीं कोई कारण हमें मिलता नहीं है। अच्छा, अब एक सवाल कि नक्षत्र किस किस ने याद कर लिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया, ठीक है, ठीक है, बढ़िया।
एक मिनट होल्ड रखिएगा। ये दिख रहा है, ये एक पूरा सर्किल है, इसमें हाँ जी सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए। सर थोड़ा सा ऊपर कर दें। हाँ अब थोड़ा दिख सा रहा है? नीचे। जी हाँ दिख रहा है। 5 और 8, 9 और 12 और पहले में पता नहीं क्या है। 1 से 4, ठीक है सर। 1 से 4, 5 से 8, 9 से 12, ठीक है। जी तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि हमने पूरे साइकिल को 3 बराबर भागों में बांट लिया, ठीक है। तो जो पहले से 9वां नक्षत्र है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। मतलब केतु पहले जो अश्विनी नक्षत्र है उसका अधिपति है केतु, भरणी का अधिपति है कृतिका, रोहिणी का अधिपति है नहीं अश्विनी पढ़ने का सॉरी शुक्र। अश्विनी का केतु, फिर शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। अश्लेषा का बुध है, ठीक है। अश्विनी का केतु, भरणी का केतु शुक्र, कृतिका का सूर्य, रोहिणी का चंद्रमा, मृगशिरा का मंगल, आर्द्रा का राहु, पुनर्वसु का गुरु, पुष्य का शनि और अश्लेषा का बुध। तो ये हमारे पहले जो 9 आते हैं ना, ये आ जाएंगे 1 से 4 राशि तक। हर एक नक्षत्र के 4 चरण हैं, ठीक है। एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? जी हाँ सर। ठीक है। तो एक जो राशि के अंदर कुल नक्षत्रों के कितने चरण आएंगे? 9। 9 नक्षत्रों के अंदर कुल चरण होते हैं 36। एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण है, 9 नक्षत्रों के अंदर कुल कितने चरण होंगे? 36। अब 4 राशियों के अंदर हमें कितने चरण मिलेंगे? 36 चरण। तो हर एक राशि को कितने चरण मिल गए? 4। 9 9 चौक 36। ठीक ठीक ठीक। तो 9 चरण मिले हैं हर एक राशि को। तो मेष राशि के अंदर तो ये साइकिल यहाँ पर पूरा हो गया अश्लेषा तक। फिर मघा से अगला जो सिंह राशि है वहां से मघा शुरू हो गया, ठीक है। और मघा से लेके ज्येष्ठा तक, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। आप मैंने अपना जो ये बना रखा है ना लोगो, जो अपने ग्रुप का लोगो है, ग्रुप के आइकन के अंदर वो है। ग्रुप के आइकन के अंदर मेरी ये साइकिल ऐसी कैसी दे रखी है मैंने। हाँ बिल्कुल है उसमें। तो आप पहली साइकिल होती है अश्विनी से लेकर के और अश्लेषा तक, दूसरी साइकिल होती है मघा से लेकर के और ज्येष्ठा तक, और तीसरी साइकिल होती है मूला से लेकर रेवती तक। तो आकाश का विभाजन हमने 2 स्तर पे किया है। पहला तो हमने किया है नक्षत्रों पे विभाजन किया है कि 360 डिग्री को हमने 27 भागों में बांट दिया है, 27 नक्षत्रों में बांट दिया है। तो हर एक भाग को कुल कितना मिलेगा? 13 डिग्री 20 मिनट। तो एक नक्षत्र की जो परास होती है आसमान के अंदर उसकी होती है 13 डिग्री 20 मिनट, और कुल 360 मतलब कुल 27 नक्षत्रों की परास मिलकर के 360 डिग्री को साइकिल को पूरा कर देगी। दूसरा विभाजन किया हमने राशियों से, मतलब 30 डिग्री, मतलब 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट और 3 डिग्री 20 मिनट, तो 2.25 नक्षत्र हो गए। तो वो जो 2.25 नक्षत्र मिलकर के और मनाएंगे 30 डिग्री, तो हमें कुल 12 राशियां मिलती है जो कि 360 डिग्री को कवर कर देगी। 30 डिग्री की एक राशि और 12 राशियां मिलकर के 360 डिग्री। समझ में आ रही है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? हो सकता है मैं खुद ही उलझ रहा हूँ। मैंने सही बता दिया क्या? जी सर। कि हम जो आसमान को देख रहे हैं वो उनमें दो लेयर है हमारे सामने, एक तो है राशि की लेयर और एक होती है नक्षत्र की लेयर। ये अलग अलग नहीं है, राशि का ही और सूक्ष्म विभाजन नक्षत्र तक है। जब
भविष्य में कभी आप कृष्णामूर्ति पद्धति पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जिस तरीके से आकाश विभाजन राशि से नक्षत्र में हुआ, लगभग उसी तरीके से वो नक्षत्र से सबलॉट तक भी विभाजन कर देते हैं आगे। और तो ये समझ में आ रहा है। हाँ जी, आ रहा है समझ में सर। बढ़िया। तो आगे ये जो विभाजन है ये 249 टुकड़े बना देता है उनके। तो अभी तक हमारे पास में सिर्फ हम अभी जो फोकस रहेंगे वो 12 विभाजन और 27 विभाजन पर ही फोकस रहेंगे। ठीक है, अब हम राशियों की आगे, इससे आगे हम राशियों की प्रकृति पे चले जाएंगे अब। ठीक है, अब आगे भद्रा के बाद में चंद्रवास योग। होल्ड रखिएगा 1 मिनट। ये बालभूत ज्योतिष का एक बड़ा हिस्सा है ना, वो बार बार घूम करके और मुहूर्त की तरफ भी चला जाता है। और जो इनके योगों के रिजल्ट दिए गए हैं वो आजकल ऐसे नहीं मिलते हैं। मतलब जो 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 इन्होंने स्थिर कर रखे हैं कि ऐसा होने पर ऐसा होगा, वो देखने में नहीं आते हैं। इसलिए हम उसको बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं। अब मुहूर्त रत्न में कूद गई है तो चलो अब मैं आता हूँ राशियों पे, एक एक राशि की बात करते हैं। ठीक है, आज राशियों की बात करनी जरूरी है। पेज नंबर 11 पर दे रखे हैं उसमें, बाल बोध वाले में, राशि वाला वो। और वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। हाँ, अब राशि है ना, वो जैसे कि है ना, हम जानते हैं कि ये जो वास्तु होती है उसमें हमने पढ़ रखा है कि वास्तु पुरुष होता है। वैसे ही ज्योतिष में है ना होता है काल पुरुष। ठीक है, एक मिनट, मेरे को राशि तक पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद ही मेरा दिमाग फोकस चलना शुरू होगा। ज्योतिष रत्नाकर में काफी अच्छा राशि के बारे में बताया है। अच्छा, कहाँ पर है ज्योतिष रत्नाकर में? मतलब बहुत ज्यादा तो देखने का टाइम नहीं मिला, बट मैंने अंदर जाके देखा था उसका। मैं सेक्शन तो नहीं बता सकता, पर उसमें मैंने खोला था तो अच्छा, मतलब डिटेल में बताया था। अभी तो मैं फर्स्ट वाले बुक पे ही फोकस कर रहा हूँ। ओहो, पेज 40 से दिया है। कहाँ? ज्योतिष रत्नाकर में पेज 40 पेज 40 राशि पढ़ते नहीं, ये नहीं है। चलो छोड़ो, अपन मैं वापस शुरू करते हैं शुरू से। अब मैंने काफी टाइम खराब कर दिया लोगों का। तो मैं ही कह रहा था कि हम बात कर रहे हैं कि राशि क्या है। तो राशि क्या होता है कि हर एक राशि की अपनी एक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जैसे वास्तु के अंदर वास्तु पुरुष होता है, वैसे ज्योतिष में काल पुरुष होता है। तो काल पुरुष के हर अंग के अंदर एक राशि होती है। वैसे तो हमें जब खगोल को देखने के लिए है तो आप बाल बोध के अंदर भी या हो सकता है कि सुगम ज्योतिष प्रवेशिका के शुरू में ही आपको मिलेगा कि वो शिशुमार की आकृति को बताते हैं और उसके अंदर उन ग्रहों की नक्षत्रों की स्थितियों को बताते हैं। लेकिन वो सिर्फ खगोलीय स्थिति है। जो एस्ट्रोलॉजिकल स्थिति है वो हमें काल पुरुष की कुंडली में मिलती है, काल पुरुष के शरीर में मिलती है। तो जो मेष राशि है वो काल पुरुष का सिर है। वृषभ राशि है वो है आंखों से मुंह तक का स्थान और कान है, जो ये है वृषभ राशि। जो गला और कंधे हैं ये है काल पुरुष की मिथुन राशि।
मिथुन राशि है जो काल पुरुष में गले और कंधे पे आती है। जो हृदय प्रदेश है वो आता है कर्क राशि के पास में, हृदय से नीचे, और जहां पर हार्ट का फंक्शन और हृदय के नीचे का स्थान ये आता है सिंह राशि के पास में। जो पेट है जहां पर भी खाना जाकर के स्टोर होता है, जो फूलता और वापस कम होता है, ये कन्या राशि के पास में है। इससे नीचे जो कटी स्नान है और नाभि से नीचे और पेड़ू का जो स्थान है वो तुला राशि का। पीछे की तरफ जो जो टेल बोन बोलते हैं वो हिस्सा केतु के तो पास ही वो राशि में वो तुला के पास में, और जो जनांग है वो है वृश्चिक राशि के पास में। जनांग और मूत्र जनन और जो गुदा द्वार है ये सब वृश्चिक राशि के पास में, जो गुह्यांग जितने भी हैं वो। और जो जांघे हैं वो है धनु राशि के पास में, जो घुटने हैं वो है मकर राशि के पास में, और जो पिंडलियां और जो पैर से ठीक ऊपर का, जहां पर ये पैर जुड़ता है इससे ठीक ऊपर का, यहाँ से लेकर और घुटने से नीचे तक, जहां पर टीबिया फिबुला, ये जो फीमर और नहीं टीबिया फिबुला होती है, टीबिया फिबुला ही होती है ना वहां पे नीचे की तरफ, फीमर तो ऊपर होती है जांघ पे। हाँ जी हाँ जी। तो टीबिया फिबुला वाला स्थान है वहां पर होती है कुंभ राशि। और जो पाद है, पद तल है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों, ये है मीन राशि। तो ये इसका स्वरूप है। शरीर के जो बाकी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी लगभग वहीं पे हमें मिल जाते हैं। तो जैसे कि हम जब इंटरनल ये इसके अंदर सुगम ज्योतिष प्रवेशिका में दिया गया है, ये आपको पेज नंबर मिलेगा 29 के ऊपर। तो उन्होंने मेष को दिमाग, वृषभ को कंठ नली या टॉन्सिल्स, फेफड़े मिथुन राशि को दिए हैं श्वास लेना। ये वास्तव में जब कोरोना काल था तो जिन लोगों की मिथुन राशि प्रभावित थी कुंडली के अंदर, उनको ज्यादा फर्क पड़ा कोरोना के अटैक से। और कर्क है पाचन शक्ति, ये मेरे लिए भी नया है। पाचन शक्ति हम आमतौर पर कन्या से लेते हैं, लेकिन पाचन शक्ति की बात कर रहे हैं। अच्छा, पाचन की क्रिया तो कन्या में होगी, पर पाचन शक्ति हो सकता है कि इसोफेगस से शुरू हो जाती होगी। तो उन्होंने जो कर्क राशि है उसको पाचन शक्ति, सिंह राशि को हृदय का है, कन्या को अंतड़िया और पेट का निचला हिस्सा, तुला को गुर्दे, वृश्चिक को मूत्रेंद्रिय जनेंद्रिय, और धनु को स्नायु मंडल और नसें जहां से रक्त प्रभावित होता है, मकर को हड्डियां और अंगों का जोड़। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो वैसे तो मकर घुटने के लिए आ रहा है, लेकिन ओवरऑल जो भी अपना जो स्केलेटल सिस्टम है वो भी मकर राशि को पकड़ के रखती है। जहां भी जोड़ है, चाहे वो लिगामेंट है, चाहे वो टेंडन्स है, चाहे वो मसल्स हैं। और कुंभ राशि रक्त और रक्त का प्रवाह, सामान्य तौर पर चंद्रमा से रक्त का प्रवाह देखा जाता है क्योंकि फ्लूइड वही है। लेकिन जब हम राशि की बात करेंगे तो वो जो वायु के जोर से, जो वात के जोर से उसको धक्का देता है, इसलिए रक्त का प्रवाह कुंभ राशि को दिया गया है। और कफ का जो उत्पादन होता है शरीर में कहीं भी, हम कफ सामान्य तौर पे तो खांसी को कफ मानते हैं, ये कफ नहीं है। कफ शरीर में कई तरह, जो वात पित्त और कफ है ना, शरीर में कई जगह पर कई तरीके से होता है। तो शरीर में कहीं भी कफ का उत्पादन हो रहा है, जहां पर मेद बन रहा है, जहां पर लिजापन है, वो सब मीन राशि से आ रहा है। तो ये काल पुरुष का एक स्वरूप है कि अब हमारे कोई भी चीज, हम बहुत सारे जब भविष्य में जब समय आप इसको फलादेश करने लगेंगे तो ये काल पुरुष आपके बार बार आएगा। हमें क्यों पढ़ने की जरूरत है कि हम कोई भी योग पढ़ते हैं तो हम सीधा उसे काल पुरुष पे लगा सकते हैं। कि जैसे क्या बताएं अब कि बुधादित्य योग है। बुधादित्य योग अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? ये काल पुरुष की कुंडली में तीसरा छठा ये दोनों योग बनाते हैं पंचम के साथ में। तो पंचम होता है बुद्धि का, तीसरा होता है उसका एक्शन का, और छठा होता है कंपटीशन का। तो तीनों चीजें जब मिलेंगी तब वो जातक को और ज्यादा शार्प बनाएगी। इसलिए बुधादित्य योग नेचुरली कुंडली के अंदर अच्छा होता है। इसी तरीके से गज केसरी योग, तो
चौथी राशि हो गई चंद्रमा की और नवमी राशि हो गई गुरु की, तो भाग्य और सुख ये दोनों मिल जाएंगे तो नेचुरली अच्छा योग बनेगा। तो ये काल पुरुष हर जगह काम आएगा आगे। जैसे जैसे अभी तो हम आपने भाव पढ़े नहीं है, ग्रह पढ़े नहीं है, हम सिर्फ राशियों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए जैसे कि कभी सवाल आता है फ्यूचर के अंदर कि वो खेल सकता है कि नहीं, तो खेल किस टाइप का खेल है। खेल कुछ होते हैं फुटबॉल से। एक साथ 3 लोग सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर देता हूँ फिर आप सवाल पूछिएगा। तो जैसे खेल है तो खेल वो कैसे हो सकते हैं, पैरों से खेलने वाला खेल हो सकता है, हाथों से खेलने वाला खेल हो सकता है, दिमाग से खेलने वाला खेल हो सकता है। तो अगर क्रिकेट खेल रहा है तो वो हाथों से खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है तो हाथों से खेल रहा है, तो उसके लिए 3rd और 11th हाउस होंगे। ये इस तरीके से हम कालपुरुष की कुंडली में हमने देखा कि तीसरा जो भाव है वो उसका है। तो जो कालपुरुष की हम जब भावों में बात करेंगे वो बात की बात है, लेकिन उसकी मिथुन राशि है वो उसको खेल की तरफ लेके जाने की ज्यादा उसमें होगी। और अगर पैर का खेल है तो उसके अंदर कुंभ और मकर राशि है वो ज्यादा काम करेंगी। हाँ बताइए, सवाल बताइए, किसने हाथ खड़ा किया था? सर ये पूछ रहा था कि आपने बोला कि गज केसरी में चौथे और 9वें के कंजेशन होगा तो मतलब वो अच्छा ही रहेगा। तो इसमें गुरु का आपने अभी बताया वो 12 नंबर भी उसके पास है, तो वो फिर तो 12 और 4 का फिर वो कैसे समझ नहीं आया। 12वां हम खर्च को खराब मानते हैं, लेकिन खर्च अल्टीमेटली ठीक होता है। बहुत सारे योग ऐसे होते हैं कि आप जब खर्च करते हैं तभी आप ग्रो कर पाते हैं। मतलब बिना आप डिटीरिएशन के आप उसमें ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, बिना क्षरण के, बिना डीके के आप हासिल नहीं कर पाते हैं। तो डीके वैसे तो देखो खराब है, लेकिन मुझे अभी तक कोई अमर मिला नहीं है, तब तक हम डीके को मान लेते हैं कि प्रोसेस है, पार्ट ऑफ प्रोसेस है। और दूसरी बात यह है कि जब हम बात करते हैं किसी ग्रह की अनुकूलता की, तब हम उसका अनुकूल वाला पार्ट लेते हैं, प्रतिकूल वाला उसकी कुंडली में उस समय प्रभावित नहीं होता है। जैसे कि जैसे मेष लगन का जातक है, तो मेष लगन का लगन और अष्टम दोनों भावों का अधिपति है वो मंगल है। तो मेष लगन की कुंडली में मंगल अनुकूल होगा कि प्रतिकूल होगा? वो अनुकूल ही होगा। उस समय वो अष्टम के रिजल्ट नहीं देगा, लगन के रिजल्ट देगा। तो जब हमें पता करना है कि नवम और द्वादश में से किसका रिजल्ट देगा, तो नवम के पहले रिजल्ट देगा, द्वादश से रिजल्ट आएंगे तो आएंगे, जरूरी नहीं है कि आए भी। ओके सर। और बताइए, 3 जनों ने हाथ खड़ा किया था। आप बताइए अंजना जी, आप बताइए। सर मुझे पूछना था कि जब चंद्र में जिस नक्षत्र में घूमता है तो उस नक्षत्र से दशा शुरू होती है, हाँ, है ना? हाँ। तो लेकिन लगन हम कैसे बनाएंगे? लगन में क्या देखना पड़ता है कि सूर्य से देखना पड़ता है, किससे देखना पड़ता है? अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि कोई भी जातक जिस समय पैदा होता है उस समय पूर्व दिशा के अंदर जो राशि उदय हो रही होती है उसी को लग्न माना जाता है। ठीक है सर। ये बिल्कुल मतलब थंब रूल है ये, कि हम वैसे तो बहुत साल ऐसा भी रहा है कि पहले दशम साधन किया जाता था कि उससे ऊपर, ठीक ऊपर उसमें कौन सी राशि है, फिर वहां से वो जो चौथी राशि को उसमें लगन बना करके करते थे। लेकिन अब हमारे पास में बहुत स्मार्ट कैलकुलेशंस हैं, तो हमें ये वो अंगुली से उसका छाया का नाप लेकर के लिए करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि सीधा ही कोऑर्डिनेट से ले लेते हैं कि अभी पूर्व के अंदर कौन सी राशि उदय हो रही है। तो पूर्व में उदय होने वाली जो राशि है वो जहां पर उदय हो रही है, ठीक उसी पॉइंट को हम कह देते हैं ये लगना है। हम डिग्री सेकंड तक हमारे, डिग्री मिनट और सेकंड तक हमारे एक्यूरेट होते हैं। अब तो ठीक है सर, थैंक यू। योगेश जी बताएं। योगेश जी आपने हाथ खड़ा किया था। सर गलती से हो रहा था। अच्छा कोई बात नहीं। विपिन जी। सर गलती से हो गया था। अरे एक साथ ठीक है चलो। तो हम अब बात करते हैं आगे कि राशियों की प्रकृति की। ठीक है, मैं अभी, हालांकि हम इसको डिले भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि टाइम पर ही लिखवा देना ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे पास क्लासेस बहुत कम है। तो आप अब नोट करना शुरू कीजिए। यहाँ से हम शुरू करते हैं राशियों के बारे में। तो आपको कागज पेन लेके तेजी से नोट करना है। मेष राशि, ये मैं लिखवा रहा हूँ आपको ज्योतिष रत्नाकर से। तो कुछ लिखूंगा, कुछ मैं खा जाऊंगा, क्योंकि जो मुझे लगता है कि आपको तत्काल पता होनी चाहिए। कुछ चीजें हमें बेसिक पता होनी चाहिए। मतलब
कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बिल्कुल पत्थर की तरह पड़ी होगी, मतलब ये हिलने वाली नहीं है कभी। मतलब बाकी योग और सब चीजें वेरिएबल हो सकती है, पर कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो वहीं रहेगी, उन्हीं के आधार पर हम उन्हीं को खूंटा बना करके हम सारी दूसरी सिलाई करते रहेंगे। ठीक है, तो मेष राशि, इसकी मैं गुण वगैरह बता रहा हूं। तो ये चर राशि है, पहला लिख लो, चर राशि है। अच्छा, ये भी नहीं बताया राशि, करीब ये भी बताना होगा ना आपको कि राशियां कितने तरीके की होती है। मुझे कहानी सुननी। क्या? सर मेरा एक सबमिशन है, अगर ये सारी चीजें पहले से ही ग्रुप में अवेलेबल करा देंगे ना, तो सारा लोग देख के आएंगे, सभी जो भी लोग हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका समझाने में ही ज्यादा टाइम रहेगा। अच्छा, तो आपने वो तीनों किताबें अभी तक डाउनलोड नहीं की है क्या? नहीं कर ली है, करके दे, मतलब बाल बाल करके एक किताब है, उससे तो शुरू भी कर दिया है पढ़ना। हाँ, उसी में ये सब कुछ दे रखा है उसके अंदर, जो मैं बोल रहा हूँ ना। जी वो ये सारा जो आपने अभी तक बताया वो मैं पढ़ चुका हूँ, उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है, शुरुआत से ही है ये। ठीक है, तो आप नोट करना शुरू कीजिए। मेष राशि है, चर राशि है, क्रूर राशि है, पुरुष राशि है। तो चर, क्रूर, पुरुष, अग्नि तत्व, पूर्व दिशा की स्वामी। चर, क्रूर, पुरुष, अग्नि तत्व, पूर्व दिशा का स्वामी, मस्तक का बोध कराने वाला है। जैसे मैंने बताया कि ये काल पुरुष का मस्तक है। पृष्ठोदय है, ये पृष्ठोदय राशि है, उग्र प्रकृति की है, रक्त वर्ण है, स्वामी मंगल है। इस राशि में सूर्य उच्च और शनि नीच का होता है। वृषभ के बारे में लिखो, ये स्थिर, सौम्य, वृषभ राशि का लिखवा रहा हूं। स्थिर है, सौम्य है, स्त्री है, स्त्री, पृथ्वी तत्व, दक्षिण दिशा का स्वामी। ये भी पृष्ठोदय है, श्वेत वर्ण है, शरीर में इसका स्थान मुख है, वात प्रकृति है, इसका स्वामी शुक्र है, इसमें चंद्रमा उच्च का होता है। चंद्रमा 4 डिग्री से 30 डिग्री तक उसका मूल त्रिकोण का गया है। 4 डिग्री तक उसका होता है, 4 डिग्री से 30 डिग्री तक मूल त्रिकोण का होता है। मतलब चंद्रमा को मूल त्रिकोण उच्च के लिए अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहीं पे वो उच्च का होता है। उसी राशि के अंदर 4 डिग्री के बाद में मूल त्रिकोण का हो जाता है। मिथुन का लिखिए, द्विस्वभाव है, पहली थी चर, दूसरी थी स्थिर, तीसरी है द्विस्वभाव। मिथुन द्विस्वभाव है, क्रूर है, पुरुष है, वायु तत्व है, पश्चिम दिशा की स्वामी है, शरीर में इसका अंग हाथ है, शीर्षोदय है, इसका रंग है जो दूर्वा घास की तरह होता है, ये निर्जल राशि है, इसका स्वामी बुध है। अब लिखिए कर्क राशि, पहली चर थी, दूसरी स्थिर थी, तीसरी द्विस्वभाव थी, चौथी फिर से चर होगी। तो कर्क राशि है, चर है, सौम्य है, स्त्री है, जल तत्व है, उत्तर दिशा की स्वामी है। अंग में जो वक्ष स्थल है वो कर्क राशि का है। ये पृष्ठोदय है, ये पूर्ण जल राशि है, इसका स्वामी चंद्रमा है, इसमें मंगल नीच का होता है। सिंह राशि, ये स्थिर है, क्रूर है, पुरुष है, अग्नि तत्व है, पूर्व दिशा
पर इसका आधिपत्य है, हृदय पर इसका अधिकार है। कर्क का वक्ष स्थल पर अधिकार है और सिंह का हृदय स्थल पर अधिकार है। ये शीर्षोदय है, पीत वर्ण है, निर्जल है और सूर्य इसका स्वामी है। कन्या राशि, सर इसमें ऊंच नीच कौन सा है ग्रह? सिंह में उच्च नीच कुछ नहीं होता है। इसकी जो स्वराशि सूर्य है, जो स्वराशि का होता है इसमें, बस इसका स्वामी सूर्य है तो इसमें स्वराशि का होता है। अच्छा, इसमें कोई ग्रह उच्च का और नीच का नहीं होता? नहीं होता। ठीक है। अच्छा, यही चीज कर्क में भी होगी फिर? कर्क में मंगल नीच का होता है और गुरु उच्च का होता है। और मिथुन में सर? मिथुन में नहीं लिखा है आपने। मिथुन में उच्च नीच होता ही नहीं है कोई। सर वर्क क्या बताया आप समय? दोबारा बोलिए। वर्क राशि को सर आपने क्या बताया उच्च नीच का सर? चंद्रमा उच्च का होता है वृक्ष में। जी सर। और नीच का सर वृषभ में? वृषभ में नीच का कोई नहीं होता। अच्छा सर एक बार मेष राशि में सर आपने बताया सर सूर्य नीच का होता है और नीच में क्या होता है? शनि नीच का होता है। ओके सर। कन्या द्विस्वभाव राशि है, सौम्य राशि है, स्त्री राशि है। कन्या का पृथ्वी तत्व होता है। आगे जाके आपको पता चलेगा ये जो तत्व है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, स्वभाव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए ये जो चीजें लिखवा रहा हूँ ये कभी बदलेगी नहीं और ये हर जगह काम आएगी, हर जगह। तो कन्या दक्षिण दिशा की स्वामी है। जो शरीर में ये पेट है, शीर्षोदय है, इसका वर्ण पांडु वर्ण है और प्रकृति वात प्रकृति है इसकी। ये निर्जल राशि है, ये भी इसमें पानी नहीं होता। बुध इसका स्वामी है। इसमें ये बुध की राशि है और बुध इसी राशि के अंदर 15 डिग्री तक उच्च का होता है और 15 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक मूल त्रिकोण होता है। तो मुख्य बात यह है कि 15 डिग्री तक बुध इसके अंदर उच्च का होता है कन्या के अंदर, और शुक्र इसके अंदर नीच का होता है। अब तुला राशि, ये चर राशि है, क्रूर राशि है, पुरुष राशि है, वायु तत्व है, पश्चिम दिशा पर इसका अधिकार है, शरीर में नाभि के नीचे का इसका स्थान होता है, ये शीर्षोदय है और इसमें त्रिदोष होते हैं, मतलब वात पित्त और कफ तीनों तरह के दोष तुला राशि के अंदर होते हैं और ये श्याम वर्ण का कारक है। तुला राशि अगर बहुत बली हो कुंडली के अंदर तो जातक का रंग सांवला हो जाएगा। इसका स्वामी शुक्र है। इसमें सूर्य नीच का और शनि उच्च का होगा। मेष राशि के अंदर सूर्य उच्च का और शनि नीच का होता है। तुला राशि के अंदर शनि उच्च का और सूर्य नीच का होता है। वृश्चिक राशि, ये स्थिर है, सौम्य है, स्त्री राशि है, जल तत्व है। कर्क के बाद में दूसरी जो जल तत्व राशि आती है वृश्चिक आती है। तो उत्तर दिशा का अधिपति है इसके पास में, वृश्चिक के पास में, और अधिकार है जन्नेन्द्रिय पर। ये शीर्षोदय राशि है, श्वेत वर्ण है, कांचन वर्ण है। इसके दो तरीके के रंग हैं, श्वेत भी है और कंचन की तरह भी है, और कफ प्रकृति है। इसको अर्ध जल राशि कहते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, आगे बहुत काम आएगी। अभी इसको सावधानी पूर्वक लिख लीजिए कि जहां कर्क है वो पूर्ण जल राशि लिखवाई है, वहीं पे जो वृश्चिक है वो अर्ध जल राशि है। मंगल इसका स्वामी है।
यहाँ चंद्रमा नीच का हो जाता है, वृषभ में उच्च का होता है, वृश्चिक में। कोई आप गौर करेंगे ना, कोई भी ग्रह जिस राशि के अंदर उच्च का होता है उससे ठीक 7वीं राशि के अंदर वो नीच का हो जाएगा। धनु राशि सीधी स्वभाव राशि है, क्रूर है, पुरुष राशि है, अग्नि तत्व है, पूर्व दिशा में है। इसका जो अधिकार है, धनु का जो अधिकार है पूर्व दिशा में है। शरीर में पैरों की संधि तथा जंगा इसका स्वामित्व है, पैरों की संधि और जंगा पर इसका स्वामित्व है। ये पृष्ठोदय राशि है। ये शीर्षोदय, पृष्ठोदय और व्योदय ये बहुत बाद में बहुत ज्यादा काम आते हैं, जिसमें हम प्रश्न कुंडली पे विचार करते हैं। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इसको नोट कीजिएगा। सर इसका मतलब क्या होता है, शीर्षोदय पृष्ठोदय? आगे 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 पहले इसको लिख लीजिए, आपके पास में पहले होना चाहिए। आपको तो इन चीजों का तो आपको बिल्कुल रट्टा मारना है, इनके अर्थ धीरे धीरे खुलेंगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है ना, काका गढ़ की तरह है ये। तो इनको एज इट इज आपको पूछते ही आना चाहिए कि कौन सी शीर्षोदय कौन सी पृष्ठोदय। रिजल्ट तो अभी बहुत दूर है, अपन जो फलादेश है उससे बहुत दूर खड़े हैं अभी। मतलब आप ये समझ लो कि फलादेश आएंगे 17वीं 18वीं कक्षा तक जाकर के, पर उससे पहले हमने को बेसिक्स तो पता होनी चाहिए कि जिस दिन मैं कहूंगा कि पृष्ठोदय राशि के अंदर गया हुआ जाता है कि वो जल्दी से लौट के नहीं आता, शीर्षोदय में जल्दी लौट के आ जाएगा, तब आपको तुरंत उस समय क्लिक होगा कि अच्छा इस राशि के अंदर वापस आ रहा है, इसमें वापस नहीं आ रहा है, कैसे होगा। ये होगा प्रश्न के अंदर। तो प्रश्न अभी नहीं कर रहे हैं, अभी तो मैं बेसिक करवा रहा हूँ, पर आपको ध्यान होना चाहिए। आज नहीं, कल नहीं, आज से 6 साल बाद 10 साल बाद भी ये आपकी एज इट इज ये चीज काम आएगी। धनु को भी अर्ध जल राशि कहा गया है, इसका स्वामी बृहस्पति है। ये मैंने शुरू में जो अधिपत्य सबके लिखवा दिए थे ना मैंने शुरू में। और ये मूल त्रिकोण राशि है गुरु की, बृहस्पति की ये मूल त्रिकोण राशि है, धनु है जो। मकर राशि ये चर है, सौम्य है, स्त्री है। चर, सौम्य, स्त्री, पृथ्वी तत्व, दक्षिण दिशा। सर ये जो अर्ध जल आप बोल रहे हैं, तो अगर अर्ध जल का मतलब आधा जल समझे तो आधा फिर किस चीज का है? मतलब इसका आधा भाग शुष्क है, आधा भाग जल है। ओके सर। कई बार क्या होता है कि जैसे धनु जैसी राशियों के अंदर क्या होता है कि वो उसका जो सिंबल है ना, वो भी आधे पुरुष और आधे घोड़े का है, ठीक है। तो जब वो पूर्वार्ध होता है तो उसको हम पुरुष की तरह करेंगे, और मतलब द्विपद की तरह करेंगे। द्विपद राशियां द्विपद चतुष्पद भी होती है। तो जब हम पहला आधा भाग करेंगे तब उसको द्विपद मानेंगे, और बाद वाला जो हिस्सा है 15 डिग्री के बाद वाला तो उसको चतुष्पद मानेंगे। वैसे भी होता है, वो बहुत आगे की बातें हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी पहले ये रट्टा मारने वाली चीजें हैं, पहाड़े हैं ये एज इट इज, मतलब बोलती तुरंत आना चाहिए कि कौन। मैं अभी इसको अभी तो बहुत उथड़ेंगे, अभी तो लिखते जाओ। मैंने मकर का क्या क्या लिखवा दिया? सर सौम्य, स्त्री, पृथ्वी तत्व, दक्षिण दिशा के सौम्य। पैर के पैरों की गांठ और घुटने के अधिपति है, पृष्ठोदय है, वात प्रकृति है, और ये पूर्ण जल राशि है। इसका स्वामी शनि है, इसमें बृहस्पति नीच का होता है। कर्क में उच्च का था, मकर में नीच का आ गया। अब कुंभ राशि है, ये स्थिर है, क्रूर है, पुरुष है, वायु तत्व है, पश्चिम दिशा का अधिपति है, शीर्षोदय है। सर वापस रिपीट कराओगे सर? स्थिर है, स्थिर है, क्रूर, पुरुष, वायु तत्व, पश्चिम दिशा, शीर्षोदय, जल राशि, त्रिदोष कारक। ये अर्ध जल राशि है, पूर्ण जल नहीं है।
इसका स्वामी शनि है और शनि इसके मूल त्रिकोण राशि है। और आखिरी मीन राशि, ये द्वि स्वभाव है, सौम्य है, स्त्री है, जल तत्व है, उत्तर दिशा है, शरीर का जो अंग वो पैर है, उभयोदय है। कुछ राशियां पृष्ठोदय, कुछ राशियां शीर्षोदय हैं। एकमात्र मीन राशि ऐसी है जो उभयोदय है। रिजल्ट आगे, अभी तो सब याद करना है डिटेल्स। कफ प्रकृति है, पिंगल वर्ण है, पूर्ण जल राशि है। कर्क पूर्ण जल राशि है। वृश्चिक जो जल तत्वीय राशि होने के बावजूद भी अर्ध जल राशि है। और मीन जल तत्वीय राशि है और पूर्ण जल राशि है। इसका स्वामी बृहस्पति है। हमने देखा था कन्या में बुध उच्च का था, मीन में आकर के नीच का हो जाएगा। लिख लिया आपने सब? अब मेरे सवाल जो आपको देख देख करके बताने हैं। चर राशियां कौन कौन सी है? मेष, मेष, कर्क, तुला, मकर। मेष, मकर, कर्क, कर्क, तुला, तुला। मकर। मेष, कर्क, तुला, मकर। तुला, मकर। मेष, कर्क, तुला और मकर। ठीक है। स्थिर राशियां कौन कौन सी है? वृषभ, सिंह, वृषभ, वृश्चिक, कुंभ। सिंह, वृषभ, सिंह, वृश्चिक, वृश्चिक और कुंभ। बहुत बढ़िया। और द्विस्वभाव राशियां कौन कौन सी है? मिथुन, कन्या, मिथुन, धनु, कन्या, मीन। धनु, मीन। ठीक है। अच्छा, जल तत्वीय राशियां कौन कौन सी है? कर्क, मीन और वृश्चिक। बहुत ही बढ़िया। अग्नि तत्वीय राशियां कौन कौन सी हैं? मेष, मेष, सिंह और धनु। सिंह और धनु। धनु, और पृथ्वी तत्वीय राशियां कौन कौन सी है? वृषभ, कन्या और मकर। कन्या और मकर। और मकर। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। वायु तत्वीय राशियां कौन कौन सी? वायु, मिथुन, 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 तुल्य और कुंभ। तुला और कुंभ। देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये होगी अग्नि, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। ठीक है। तो आपको उसमें राशियों को लिखना ऐसे पड़ेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दिख रहा है मेरा हाथ? हाँ। ठीक है। ये अग्नि हो गई, ये पृथ्वी होगी, ये वायु हो गया और ये जल हो गया। ठीक है। और एक और नोट कीजिए, ये भी बहुत जरूरी है कि दिन बली राशियां हैं वो होती है सिंह, लिखो दिन बली आगे डैश करके, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन। 5 6 7 8 11 और 12। कन्या, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन, ये है दिन बली राशियां। दिन में ये बलवती होती हैं। दूसरी राशियां हैं जो रात्रि को बली होती है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, धनु और मकर। 1 2 3 4 9 10। है या बाल बुध में? ये दोनों जगह होगी। और मैं भी बोल रहा हूँ सुगम ज्योतिष प्रवेशिका है पेज नंबर 38 पर। सर वापस रिपीट करिए सर। मेष, वर्क, दिन बली और रात्रि बली राशियां। तो दिन बली राशियां तो है 5 6 7 8 11 12। नोट कर लिया? रात्रि की बताइए सर। रात्रि की 1 2 3 4 9 10। अच्छा, मैंने पृष्ठोदय लिखवाई है। पृष्ठोदय राशियां कौन कौन सी हैं?
मेष, वृषभ कर्क, और धनु, मकर। ठीक है, 37 नंबर पेज से मिल गई है आपको। ठीक है, अब मैं ना अपन अगली बात करते हैं। इसके बाद में हमें बात करनी है ग्रहों की। ग्रहों की हम इस बार बात नहीं करेंगे, इससे पहले अपन बात करेंगे कुंडली बनाने की। कुंडली बनाने के दो तरीके हैं। एक तो है कि हम उसको लें, पंचांग को लें, क्योंकि हम गणना तो कर नहीं सकते। गणना सीखने में 2-5 साल लगेंगे, वो लंबा टाइम हो जाएगा सूर्य सिद्धांत वगैरह सीखने में। तो हम दूसरा तरीका है कि हम पंचांग लेकर के करें। तीसरा तरीका है कि हम ऐप इंस्टॉल कर लें और उस ऐप के अंदर बर्थ डिटेल डालें और हमारे पास में कुंडली आ जाए। ईमानदारी से तो यही सबसे सटीक तरीका है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं अगर कहूंगा पंचांग खरीद के लाओ, तो अभी तक आप लोगों ने पंचांग भी नहीं खरीदा हुआ होगा, आपको पता भी नहीं होगा। देखो पंचांग ऐसा होता है, ये एक तरीके का पंचांग, इसका नाम है विश्व विजयी पंचांग। दिख रहा है आपको? विश्व विजय। हाँ, इसी तरीके का आर्यभट्ट भी आता है, निर्णय सागर भी आता है। आपको जो भी पंचांग अच्छा निर्णय सागर सर मेरे पास में। हाँ जी, निर्णय सागर वाला मेरे पास में है। निर्णय सागर है ना, तो उसमें जब आप देखेंगे ना कि वो आज सुबह का सूर्योदय लग्न उसमें दिया हुआ होता है, ठीक है। तो जिसमें सूर्योदय होता है उस समय सूर्य हमेशा लग्न में होता है, ठीक है। उसके 2 घंटे बाद में सूर्य आ जाता है 12वें भाव में। पार्थ जी आप बंद कर लीजिए ना जी। आपके पीछे बैकग्राउंड में आवाज आ रही है लगातार। तो जो सूर्य रहता है सूर्योदय के 2 घंटे तक लग्न में रहता है, उसके बाद में वो 12वें भाव में आ जाता है। अगले 2 घंटे, उससे अगले 2 घंटे वो आ जाता है। तो हम एक मोटे तौर पे अगर बनाते हैं तो 1 सेकंड में कागज कट देते हैं। तो सूर्य आएगा, जैसे कि अभी समझ लीजिए 6 बजे सूर्योदय होता है, तो 6 से 8 रहेगा वो लग्न के अंदर। 8 से 10 रहेगा, 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा वो 12वें भाव में। और 10 से 12 रहेगा वो 11वें भाव में। और 12 से 2 रहेगा वो 10वें भाव में। 2 से 4 रहेगा वो 9वें भाव में। 4 बजे से 6 बजे तक रहेगा वो 8वें भाव में। 6 बजे से 8 बजे तक रहेगा वो 7वें भाव में। 7वें भाव में सर। और 8 से 10 कौन से भाव में रहेगा? 6ठे भाव में। फिर 10 से 12 बजे तक रहेगा वो 5वें भाव में। फिर 12 से 2 बजे तक रहेगा वो 4थे भाव में। फिर 2 बजे से 4 बजे तक रहेगा 3रे भाव में। 4 बजे से लेके 6 बजे तक रहेगा वो 2रे भाव में। और 6 बजे वापस अगले दिन का लग्न आ जाएगा। तो इस तरीके से आप खुद भी अपने आप प्रैक्टिस करके देखिए, इस तरीके से होगा। दिख रहा है आप सबको? तो एक लग्न, जैसे कि हमने पहले बातचीत की शुरू में जब हम काल का विभाजन कर रहे थे तो हमने कहा था कि एक लग्न 2 घंटे तक रहता है। तो ये जो सूर्य है वो उन 2 घंटों में रहेगा। अब कोई जातक है वो पैदा हुआ है कि दोपहर को 2 बजे, तो वो 2 बजे से अगर थोड़ा पहले पैदा हुआ है तो वो होगा, उसका सूर्य आएगा 10वें भाव में। 2 बजे से थोड़ी देर बाद पैदा हुआ है तो उसका सूर्य आएगा 9वें भाव के अंदर। तो इन दिनों में अभी सूर्य चल रहा है मकर राशि के अंदर। तो मकर राशि का सूर्य अगर 10वें भाव में आता है तो लग्न में कौन सी राशि आएगी? एक नंबर मेष लग्न की कुंडली बनेगी। तो जो जातक आज दोपहर को 12 बजे से 2 बजे के बीच में पैदा हुआ है वो जातक है, वो मेष लग्न का जातक होगा। इस तरीके से कुंडली बनेगी। ये तो आपके उसके लिए बताया कि आपको पता हो कि ये कैसे बन रही है। तो आप पंचांग लेके भी खुद कुंडली बना सकते हैं कि भाई आपने आप पंचांग लिया, आज का दिन का देख लिया कि आज की सूर्योदय कुंडली ये बन रही है। उस सूर्योदय कुंडली के आधार पर आपने आज की कितने बजे पैदा हुआ उतने बजे के आपने उसको वो लगन बना करके उसकी कुंडली बना दी। बाकी ग्रहों को जो गोचर उसमें दिया गया है उसी के हिसाब से उसको रख देना है।
आज के दिन का जो चंद्रमा है वो उसके अंदर दिया हुआ होगा, तो उससे अपन आप अपने हाथ से कुंडली बना सकते हैं। आप अगर पंचांग खरीद के लाते हैं तो उसके अंदर विधि दी भी रखी होती है किस तरीके से आप खुद अपने हाथ से कुंडली बना लें। मेरा सलाह ये रहेगी, बहुत कॉन्क्रीट सलाह ये रहेगी, ऐप इंस्टॉल कीजिए। सबसे बढ़िया ऐप मेरे को जो पर्सनली अच्छी लगती है वो दृक पंचांग ऐप है। उसके बाद में जो दूसरे नंबर है वो हिंदू कैलेंडर है, जो कि आलोक मंडावगणी का है। और जो थोड़ा सा मैसी सा लगता है लेकिन वो उसके अंदर कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, वो है एस्ट्रोसेज ऐप है। जो वो ऐप थोड़ी उसके नाटक ज्यादा है, ऐड ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा फैसिलिटी एस्ट्रोसेज ऐप देता है। उसके जैसे आप भविष्य के अंदर आप आगे बढ़ते हैं तो वो आपको कई तरीके की कैलकुलेशन मुहैया कराता है, केपी की भी कराता है, लाल किताब की भी कराता है। तो जितना माल एस्ट्रोसेज में है उतना दूसरे किसी के पास में है नहीं, लेकिन फिर भी जो सरलता अगर देखी जाए तो सबसे अच्छी सरलता है दृक पंचांग के पास में। और थोड़ा बहुत और भी कम फीचर और सरलता, और भी ज्यादा सरलता है हिंदू कैलेंडर आलोक मंडावगणी के। तो जिन्हें अभी तक इंस्टॉल नहीं किया वो इंस्टॉल कर ले और कुंडलियों का कलेक्शन करना शुरू कर दे, उसमें डिटेल डाल करके कुंडली बना ले। तो अब इतनी देर में ये बंदर का नाच हो गया। अब आप बताओ आपकी सवाल क्या है, जो मैं एक तरफा बोल गया हूँ। आज मैंने राशियों से परिचय करवाया है सिर्फ। इन राशियों का इस्तेमाल करने की बात हम आगे वाली कक्षाओं में करेंगे। अभी सिर्फ आपको यही पता होना चाहिए कि राशियों की इनकी प्रकृति क्या क्या है। कब तो ये उग्र होती है, कब वो शांत होती है, कब वो पुरुष होती है, कब वो स्त्री होती है, कब वो अग्नि तत्व होती है, कब वो जल तत्व होती है, कब वो दिन बली होती है, कब वो रात बली होती है। ये सब आपको पता होना चाहिए। हाँ बताएं विपिन जी। अरे सर गलती से। अच्छा, मुझे कुछ चीज नहीं समझे। आपने तो बताया था कि जैसे 2 बजे जन्म हुआ तो लग्न में कौन सी राशि होगी, तो वो मैं रोटेशन नहीं समझ पाया। अभी इन दिनों में सूर्य कौन सी राशि के अंदर चल रहे हैं? मकर राशि। मकर राशि के अंदर। तो सूर्योदय के पहले 2 घंटे में सूर्य लग्न में रहेंगे, उसके अगले 2 घंटे में 12वें भाव में रहेंगे, उसके अगले 2 घंटे में 11वें भाव में रहेंगे, और उसके अगले 2 घंटे में वो 10वें भाव में रहेंगे। अभी क्लास कौन अटेंड करने के लिए आया है? हेलो सर। हाँ बताएं अंजना जी, बताएं। सर मुझे पूछना है कि जैसे मेष लगन का आपने बताया कि चर राशि है, क्रूर राशि है, तो ये क्या इन राशि के सारे गुण उस व्यक्ति में प्रतिबिंबित होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं? हाँ, लगन होगा तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। अब हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो एस्ट्रोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है वो उसके कैरेक्टर की टर्मिनोलॉजी नहीं है। अगर कोई ग्रह नीच का है तो वो नीच और पापी, वो फिल्मों वाला नीच नहीं है। तो नीच का मतलब उसकी रश्मियां कम है। वैसे क्रूर स्वभाव उसका क्रूर है, और वो इंसान क्रूर हो ये जरूरी नहीं है। तो क्रूर ये भी होता है कि जैसे कि हम बात करते हैं एक सैनिक की, जी तो ज्यादातर सैनिक होते हैं वो मांगलिक होते हैं या मंगल प्रधान होते हैं। अगर एग्जैक्टली मांगलिक नहीं भी होना तो उसकी कुंडली में मंगल इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठा होता है कि वो जातक को थोड़ा सा उग्र, थोड़ा सा क्रूर, थोड़ा सा टर्मिनेटर एप्टीट्यूड वाला बना देता है। तो वो नेचुरल टेंडेंसी है। मतलब वो वहां पे ऐसा नहीं है कि वो बच्चे के साथ भी क्रूरता करेगा, लेकिन जब वो अटैक करेगा तो पूरी क्रूरता के साथ करेगा। जी, मैं मेष लगन की और मैं मंगलिक भी हूँ, इसलिए मैं पूछा कि मैं क्रूर हूँ क्या? ऐसे क्रूर नहीं, यहाँ पर क्रूर का हो गया कि टेंडेंसी, मतलब जब वो पेनिट्रेट करता है तो बुरी तरह से पेनिट्रेट करेगा। तो सॉफ्टली पेनिट्रेट नहीं करेगा कि चलो ऐसे बात कर ले, घुमा के बात कर ले, नहीं, वो सींग अड़ा के भिड़ेगा। जी जी, वो तो है। और बताएं। अच्छा सर, आपने बताया कि जैसे सूर्य अभी सुबह के जो 2 घंटे रहेंगे सूर्योदय से, उसमें लग्न में रहेंगे। तो अभी वो मकर में है, तो रोज सुबह जो होगा वो मकर लग्न ही होगा। बिल्कुल, 1 महीने तक रोज सुबह मकर लग्न होगा, मकर संक्रांति से लेके कुंभ संक्रांति तक। अच्छा, समझ गया।
शाम 7:30 बजे सूर्य किस राशि में होंगे? शाम को 7:30 बजे कि सुबह 7:30 बजे? अभी इस टाइम मौके वर्तमान में। आप बताइए अभी कहाँ होंगे? तभी आज सूर्योदय कितने बजे हुआ था आज? तो लगभग 7:30 बजे सूर्योदय हुआ था और अभी सूर्यास्त हुआ ही है, तो मेरे ख्याल एग्जैक्टली से 7वें भाव के अंदर होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कर्क राशि, कर्क राशि बता रहा है 4 नंबर। कर्क लग्न बता रहा है, राशि नहीं, कर्क लग्न अच्छा बता सॉरी, रहा है। कर्क लग्न बता रहा है जी। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव के अंदर सूर्य पहुंच चुका है। तो सप्तम भाव में जब कर्क राशि मकर राशि होगी तो लग्न के अंदर कर्क राशि होगी। ठीक कर्क राशि, एग्जैक्टली। सर एक बार पंचांग से जो कैसे बनाते हैं, आपने सूर्योदय से बोला, जैसे मैं उसमें क्या भी समझ ये- पाया उसमें क्या होता है कि महीने की 2 बार कुंडली बनाई भी होती है उसके अंदर, कि अभी सूर्य यहाँ पर है, यहाँ पर ये ग्रहों की स्थिति ये है, ठीक है। तो आपको उससे अनुमान हो जाएगा कि अभी सूर्य इसमें है और इतने बजे जन्म हुआ है, तो ये लग्न बन जाएगा टेंटेटिवली। मतलब जैसा कि अभी आपने बताया कि सूर्य अभी सप्तम भाव में होगा, हाँ, तो यानी कि और कर्क राशि होगी, कर्क यानी लग्न कि होगा। कर्क लग्न होगा, यानी कि ये जो कर्क लग्न होगा वो लग्न का जो प्रथम भाव है वहां पे लिखा जाएगा ना। एक मिनट योगेश जी, मैं थोड़ा समीर जी, मैं एक बार क्लियर कर दूं। कभी भी टर्मिनोलॉजी को मैं बार बार जोर से बोल के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको ध्यान देना चाहिए, कभी भी लग्न और राशि, जो चंद्र राशि है, कभी कंफ्यूजन मत करो। लग्न में भी ये राशि है ये, लेकिन लग्नों को हम हमेशा लग्न बोलेंगे, स्ट्रांगली लग्न बोलेंगे। लग्नाधिपति है उसको हमेशा लग्नाधिपति बोलेंगे। तो कोई ग्रह कौन से भाव का अधिपति है, वो लग्नेश है, द्वितीय से, तृतीय से, चतुर्थ से, हमेशा उसको स्ट्रांगली वहीं पे बोलेंगे। इस टर्मिनोलॉजी में गड़बड़ करती है हमारे, उसमें प्रेडिक्शन में गड़बड़ हो जाएगा। अब दिग्विजय सिंह जी क्या पूछना चाह रहे हैं आप? दिग्विजय जी, चलो समीर जी, आप कुछ और पूछ रहे थे क्या? हाँ नहीं, मैं वही कह रहा था कि जैसे मान लेते हैं, मैं एक्चुअली समझ नहीं पाया हूँ कि जैसे अभी किसी का जन्म हुआ तो सूर्य अभी मतलब कर्क राशि में होगी, सूर्य तो मकर राशि में है। सूर्य मकर राशि में है, लेकिन अभी लग्न कर्क है। लग्न कर्क होगी, मतलब कर्क को मतलब 4 नंबर हम लिखेंगे प्रथम भाव में। प्रथम भाव में, जी बस यही समझना बस। तो ये मैंने एक तरीके की कुंजी दी आपको। तो ये 2 तरीके हैं कि या तो मैं आपको एग्जैक्टली सिखाऊं कि लग्न साधन कैसे होता है, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें हम एक तो हम पास में नहीं बैठे तो अपन कागज पेन लेके नहीं बैठ पाएंगे, तो मैं आपको कुंजी ही दे सकता हूँ इस स्थिति के अंदर। तो कुंजी इसलिए मैंने आपको पकड़ा दी। जी बिल्कुल। तो बाकी तो अपनी मेहनत है, जितना मेहनत करेंगे उतना सीखेंगे। जो वास्तव में आप लग्न साधन करना सीखना चाहते हैं, जो भी, तो एक कृष्णामूर्ति की पुस्तक आती है, कास्टिंग द हॉरोस्कोप। नहीं तो इसमें भी दे रखा है लग्न साधन, तो ज्योतिष रत्नाकर में भी दे रखा है, और कृष्णामूर्ति की पुस्तक है कास्टिंग द हॉरोस्कोप, पहली पुस्तक है, उसके अंदर भी दे रखा है। तो इन दोनों पुस्तकों के अंदर आपको वो लग्न साधन मिल जाएगा कि लग्न कैसे निकाला जाए और एक्यूरेट कैसे निकाला जाए। वो डिग्री तक एकदम सटीक निकाल करके देते हैं, और किसी भी ऐप के अंदर जैसी डिटेल डालेंगे वो आपको वैसे ही मिल जाएगा। पता आपको खुद को इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो ज्योतिष के कोण से आपको पता होना चाहिए कि लग्न निकला कैसे, इसलिए मैंने आपको कुंजी बताई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हम ये भी पता चल सकता है कि कुंडली जो बनी वो सही है कि नहीं। हाँ बिल्कुल। जी धन्यवाद। योगेश जी बताएं। सर जैसे अभी आपने ये सूर्य के प्रभाव से बताया सर, कि जैसे सूर्य किस राशि में होता है सर, वैसे चंद्रमा का भी सर इस तरह से हो सकता है क्या सर? ये होता है क्या सर? मैं समझा नहीं। जैसे मतलब अभी आप ये तो जैसे सूर्य के समय बताया, जैसे सूर्योदय से सूर्यास्त के मतलब ये इतने समय में सूर्य इस भाव में होता है तो ये लगन होता है। ऐसा सर चंद्रमा का प्रभाव भी होता है? चंद्रमा का भी प्रभाव कैसा होता है सर? जैसे सूर्य का तो मैंने ये बताया है कि एक दिन के अंदर भी आप जो पृथ्वी है ना, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो वो एक साइकिल पूरा कर लेती है 24 घंटे के अंदर, तभी तो हमें 12 लग्न मिलते हैं। जी सर। तो चंद्रमा की ऐसी कोई गति है नहीं जो हमें 12 लग्न दे दे 24 घंटे के अंदर। जी हाँ।
तो जो साइकिल हमारे पास सटीक साइकिल है, हम उसी पर तो हम अपने दुआ रख सकते हैं कि हाँ ये साइकिल है जो रोज 12 लगने बनेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाला। और सवाल बताइए। हाँ चंद्र जी बताइए। सर आपने बताया 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन बाल पोथी में 28 दिखाए हैं, अभिजीत नक्षत्र भी बताया है। अभिजीत नक्षत्र पहले होता था, अब उसका लोप हो चुका है। हमारी गणनाओं में हमेशा ये लिखने में आता है, मैं आज 25-30 साल से तो मैं देख रहा हूँ वो लिखने में आता है। तो ये अनुराध और उसके बीच में उसका स्थान भूल गया, उन्होंने स्थान भी लिख रखा है। तो ये कभी आगे कभी काम नहीं आता वो जी। तो अब ये लोप हो चुका है इस नक्षत्र का जी। सर वैसे रहता है हर दिन ना, जैसे 11:55 से 12:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त अलग चीज है, नक्षत्र अलग चीज है। ओह अच्छा, मैं इसी को समझ रही थी। अभिजीत मुहूर्त कहते हैं कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त को, जैसे सर्दियों में दिनमान छोटा होता है, ठीक है, समझ लीजिए कोई 11 घंटे का ही है, तो सूर्योदय के ठीक 5.5 घंटे बाद में वो मतलब दिन का बिल्कुल जो मध्य हिस्सा है ना, उसको अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। वो मुहूर्त है, वो मुहूर्त प्रकरण में आएगा। सर अच्छा होता है ना, बोलते हैं लोग कि इसमें कुछ भी। हर दिन का सबसे अच्छा जो समय होता है ना वो अभिजीत मुहूर्त होता है, लेकिन सिर्फ बुधवार को त्याज्य होता है, क्योंकि बुधवार को जिस समय अभिजीत मुहूर्त होता है ठीक उसी समय राहु काल भी होता है, इसलिए बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं लेते, बाकी सभी दिन अभिजीत मुहूर्त लेते हैं। हाँ बताइए योगेश जी। सर आपने जैसे कुछ राशियों में जैसे उच्च नीच का बताया और कुछ राशियों में मूल त्रिकोण है, सर यहाँ पर मूल त्रिकोण सबका क्या अर्थ होता है सर? ये मूल त्रिकोण है कि वो वहां पर वो राशि उसका खुद का स्थान है उस राशि का, इसलिए उसको मूल त्रिकोण कहा जाता है। हर राशि जो अपने जो अधिपति की राशि उसके अंदर मूल त्रिकोण होती है, सिवाय चंद्रमा के। चंद्रमा अपनी उच्च राशि में जाकर के मूल त्रिकोण होता है। और उत्तराषाढ़ा और श्रवण है उसके बीच के अंदर अभिजीत मुहूर्त होता है, अभिजीत नक्षत्र होता है। तो कालांतर के अंदर अभिजीत क्या है, लोप हो चुका है अभिजीत का, अब अभिजीत का उपयोग नहीं होता है। तो जो कैलकुलेशन है 360 डिग्री है ना, उसमें भी कहीं भी अभिजीत फिट नहीं होता अब। सर जैसे ये राशियों के अपने स्वभाव हैं, सब कुछ है, तो ऐसे नक्षत्रों के भी अपने स्वभाव हैं। क्या है कि उसमें लोगों ने बहुत बार बनाने की कोशिश की कि इनके है ना हम इंडिपेंडेंट स्वभाव बना दे, जो कि वास्तव में नक्षत्र पता है क्या, कि आकाश के अंदर तारों का वो है समूह है, ठीक है जी। तो उन तारों के समूह में हम कहते हैं ना कि आज मूला नक्षत्र है, आज रोहिणी नक्षत्र है, आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, तो उस समय वो नक्षत्र को नहीं बोल रहे होते हैं, हम ये बता रहे होते हैं कि आज चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के ऊपर से तार कर रहा है जी। तो वास्तव में हम बता रहे होते हैं चंद्रमा की प्रकृति, जबकि वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के ऊपर से विचरण करता है। इसलिए ये जितने भी परिणाम दिए जाते हैं नक्षत्रों के, वो वास्तव में चंद्रमा का गोचर है वो। ठीक है, समझ गई। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट है ही नहीं। तो एक जो लेखक हुए हैं जो भारतीय हैं लेकिन वो लंदन में सेटल्ड है, उनका नाम है प्राश त्रिवेदी। तो उन्होंने पुस्तक भी लिखी है नक्षत्राज करके, तो उसके अंदर उन्होंने उनको इंडिपेंडेंट उसको कैरेक्टर एनालिसिस करने की कोशिश की है, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होता। मैंने वो किताब 2-3 बार पढ़ने की कोशिश की, तो वो उसमें उन्होंने कंपाइलेशन तो पता नहीं इधर से कहां से कर रखा है, वो कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता, वो बैरन है वो बुक है। जो सर धनिष्ठा से जो रेवती नक्षत्र है, इनको पंचक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 5 नक्षत्र होते हैं, इनको पंचक कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन 5 नक्षत्रों के अंदर अगर कोई काम शुरू हुआ है तो वो 5 बार रिपीट होगा, इसलिए इसको मुहूर्त के प्रकरण से इसको ये सावधानी रखी जाती है कि धनिष्ठा से लेकर रेवती तक कोई भी नया काम ना शुरू किया जाए, क्योंकि उस काम को फिर बार बार करना पड़ेगा। मृत्यु हो जाती है तो उसके अंदर भी वो क्या करते हैं कि 4 और पुतले लेकर के साथ में जलाते हैं, छोटे पुतले लेकर के, ताकि घर में और किसी की मृत्यु ना हो। अगर किसी का विवाह हो जाए पंचक के अंदर तो 5 बार विवाह होता जाएगा उसका, अगर मृत्यु हो जाए तो 5 बार तक मृत्यु होती जाएगी। तो इसलिए पंचक को टालने का प्रयास किया जाता है, इसलिए अलग से बताया जाता है कि पंचक का ध्यान रखना। अच्छा सर, जैसे आपने जी
सर अगर इसी मुहूर्त में कोई लड़की या कोई ऐसा बच्चा जन्म ले तो 5 लड़कियां होंगी मतलब उसके? अब माना तो ऐसे ही जाता है, अगले वो करवा ही ले, वो क्या बोलते हैं उसको, नक्षत्र शांति। नक्षत्र शांति नक्षत्र शांति नहीं, पर वो बच्चा कर ही नहीं आगे, तो बच्चे पैदा होंगे कैसे? पर ऐसे माना जाता है कि अगर होगी तो फिर वो होती जाएगी, कन्या होगी तो कन्या होती जाएगी उससे। अच्छा सर, अभी आपने बताया कि जैसे नक्षत्रों के ऊपर से चंद्रमा निकलते हैं, तो ये चंद्रमा की प्रकृति मानी जाती है, नक्षत्रों का ऐसा कुछ है नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट कैरेक्टर नहीं है, मेरी कहना। हाँ, तो ऐसा मतलब राशियों के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो ऐड होके राशि बना रहे हैं ना। हाँ, ऐड होके राशि बना रहा है, लेकिन हम अब यहाँ पर हमने 2 टुकड़े कर दिए। एक तो जो हमारे पास में उपलब्ध है ना, वो ये है कि जो नक्षत्रों का वर्णन है वो सिर्फ चंद्रमा के नक्षत्रों में 4 का वर्णन है, लेकिन जिसमें हम राशियों की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास में राशि 4 भी है। जिसमें हम कहते हैं ना कि ये आदमी मिथुन राशि का है, इस कैरेक्टर का जातक है, ये धनु राशि का एक कैरेक्टर है, लेकिन हमारे पास में उसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीजें पड़ी है जो कि ऋषि मुनि ने लिखी है कि जब सूर्य मेष में होगा तब क्या कैरेक्टर होगा, जब चंद्रमा मेष में होगा तब क्या कैरेक्टर होगा, जब मंगल मेष में होगा तब क्या कैरेक्टर होगा। ये अवेलेबल है, ये चीज नक्षत्रों में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए राशियों के हमें इंडिपेंडेंट कैरेक्टर भी मिलते हैं, लेकिन नक्षत्रों के इंडिपेंडेंट कैरेक्टर नहीं मिलते। हालांकि नक्षत्रों को कहीं से काम में लिया जाता है कि भाई वो अगर अंध नक्षत्र है कि अधोमुख है कि त्रियक है, वो सब वो लिए जाते हैं, पर वो सिर्फ प्रश्न के संदर्भ में ही थोड़ा बहुत यूज होता है उनका। इंडिपेंडेंट जो जातक कुंडली विश्लेषण में उन नक्षत्रों का उपयोग मैंने नहीं देखा है। ठीक है सर, समझ गए। सर गंडमूल क्या होता है? गंडमूल जैसे मैंने ये एग्जैक्टली कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये देखा था आप लोगों ने? जी हाँ सर। ये यहाँ पर पहली नक्षत्र आएगा अश्विनी, ठीक है, और यहाँ को कौन सा नक्षत्र आएगा? मघा से पहले अश्लेषा। तो यहाँ आएगा अश्विनी, यहाँ आएगा अश्लेषा, अश्लेषा की ठीक बाद में आएगा मघा। यहाँ कौन सा आएगा? मूल से पहले ज्येष्ठा और मूल, और यहाँ कौन सा आएगा? रेवती। तो ये रेवती, अश्विनी और ये 2 और ये 2, तो ये 6 नक्षत्र है ना, ये नोड है जी। केतु से शुरू होता है, बुध पे खत्म होता है, केतु से शुरू होता है, बुध पे खत्म होता है, फिर केतु से शुरू होता है, बुध पे खत्म होता है। ये जो 3 नोड है ना, ये जो गांठें बनती है ना, इन 3 गांठों को कहते हैं गंडमूल। जहाँ पर जाकर के वो नोड पूरा हो जाता है, वो गंडमूल है। तो 3 मतलब समझ लो कि 3 साइकिल है, केतु से बुध तक की, केतु से बुध तक की, केतु से बुध तक की। तो जो 6 नक्षत्र में से 3 केतु के और 3 बुध के नक्षत्र हैं, वो गंडमूल नक्षत्र कहे जाते हैं। और सवाल पूछो। ये जो बाल बोध है ना, इसमें जो नक्षत्रों के कुछ रिजल्ट भी दे रखे हैं, तो उनको एज इट इज ही घोटना पड़ेगा कि भाई मृदु नक्षत्र हैं, चित्रा, अनुराधा, मृगशिरा, रेवती, इनमें स्त्री प्रसंग है, मित्र कार्य, आभूषण, वस्त्र धारण, गाना, ये मंगल कार्य किए जाते हैं। तो उनको एज इट इज ही आपको याद करना होगा। इसमें कुछ वो वैसे नहीं है कि मैं कुछ बता सकूं, ऐड कर सकूं। हाँ हितेश जी बताएं, क्या सवाल है आपका? एक ये डिग्री वाला है ना, जैसे सिंह राशि में 20 डिग्री तक सूर्य का मूल त्रिकोण, ये तो हर डिग्री के मतलब 30 डिग्री का मान लेकर ही करना? ना, हर एक का अलग अलग, वो तो नीच और वो है ना, तीनों अलग अलग है। 1 मिनट होल्ड करें, मैं देख के बताता हूँ। ये डिग्री वाला कंसेप्ट थोड़ा, डिग्री मतलब क्या होता है कि हर एक जो ग्रह है ना, वो निश्चित उसमें जाकर के
उच्च और नीच, ये ग्रहों में आएगा। तो मैं ग्रहों के अंदर अभी अगली क्लास के अंदर मैं ग्रह ही करवाने वाला हूँ, उसमें करवाएंगे कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि के अंदर कितनी डिग्री पर उच्च का और या परमोच्च होता है। और संजीव रघुवंशी लेट ज्यादा हो गए ना संजीव जी सर। और मुझे कौन सा नीच और परम नीच होता है, तो ये हम अगली कक्षा के अंदर हम करेंगे कि ग्रहों के उच्च, ग्रहों की प्रकृति, ग्रहों के उच्च नीच और मैत्री संबंध, इन पे हम अगली कक्षा में बात करेंगे। सर बच्चों का जो नामकरण होता है वो नक्षत्र के जो लिखा हुआ काफी नामों के वो दे रखे हैं उन्होंने, लू ले ली वगैरह, तो ये उस पे रखना चाहिए। ले लो, हाँ ठीक है। हाँ, तो वो सभी के आगे दे रखा नाम का उन्होंने, तो नक्षत्र के नाम पे बच्चों का नाम रखना चाहिए या राशि के नाम पे रखना चाहिए? अच्छा सवाल है। असल में बहुत सालों से मैं ये अभियान भी चला रखा है मैंने, एक तरीके से मेरे गुरुजी थे, इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक साधु हैं और वापस में वो कभी मिले नहीं, मतलब एक निश्चित टाइम में मैं उनके बहुत करीब में काफी टाइम तक करीब रहा, पर वो घुमंतु है तो एक जगह वापस कभी लौट के नहीं जाते, तो गायब हो गए वो। तो उन्होंने एक बार कहा था कि ये सावधानी रखनी चाहिए कि जो जन्म नाम है, जन्म नामाक्षर है, उससे नाम न रखा जाए, सावधानी पूर्वक। मैंने पूछा क्यों, कि उन्होंने कहा इससे तंत्र करना आसान हो जाता है किसी जातक के ऊपर। तो ये क्यों रखे गए थे, इसलिए रखे गए थे क्योंकि पहले क्या था कि ज्योतिष थी दरबारी, तो दरबारी ज्योतिष में क्या होता था कि हर किसी की कुंडली बनानी संभव नहीं थी। तब वो किसी के घर में, कोई किसान के घर में, किसी छोटे व्यापारी के घर में, किसी कर्मकार के घर में वो बच्चा पैदा हुआ, वो पंडित जी को बताया कि बच्चा पैदा हुआ, तो उन्होंने कहा वो ऐसे देखते कि आज ये नक्षत्र है और ये चरण है, तो वो कहते हैं कि ये नाम रख दो, वो तो नाम ही बता देते थे। ठीक है, कि समझ लो कि उन्होंने कहा कि पीपाराम रख देते बेटे का नाम। ठीक है, अब पीपाराम नाम रखने से कैसे पता चलेगा कि उसकी कुंडली क्या है, नहीं उसकी नहीं पता चलेगा, लेकिन उसको ये पता चल जाएगा कि ये कन्या राशि के अंदर पैदा हुआ जातक है, और उस समय इसके कन्या राशि का नक्षत्र कौन सा आएगा, एक सेकंड में देख के बताता हूँ। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का चौथा चरण था। ठीक है, अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो गया सूर्य का, तो सूर्य के नक्षत्र का चौथा चरण था। सूर्य की कुल दशा होती है 6 साल की, तो 6 साल में से उसके 4.5 साल निकल गए थे, 1.5 साल सूर्य के बच्चे। अब वो 30 साल की उम्र में उनके पास में वापस आता है, तब तक उसकी कितनी दशाएं बीत चुकी होंगी, 1.5 साल तो सूर्य के, उसके बाद 10 साल चंद्रमा के, उसके बाद में 7 साल मंगल के। हाँ। ठीक है, तो 17 और 2 18 साल तो ये हो गए, और 12 साल उसके राहु के, स्वाति के उसमें चल रहा होगा, तो 12 साल राहु के, तो मतलब उसके 18 साल में से 12 साल राहु के बीत चुके हैं, उस समय उसका समय खराब चल रहा है। तो उसको पंडित जी कहेंगे जाओ भैरव जी की सेवा करो और ये चढ़ा देना, वो कर देना, तो पंडित जी को उसकी कुंडली देखने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ उसके जन्म नामाक्षर से, क्या नाम है तेरा, पीपाराम, पीपाराम, तो अभी तेरे ये चल रहा है और अभी जाके तेरे को वो करना है, तो उसकी कुंडली बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। सड़क चलते पंडित जी ने उसको बता दिया कि अभी उसका कैसा दिन ग्रह चल रहा है। अब क्या हुआ कि पिछले 25-30 सालों के अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इतने ज्यादा डेवलप हो गए कि हर कोई कुंडली बनाने लगे। पहले तो कुंडली बनाना बड़ा टीडियस जॉब था। जब मैंने अपनी कुंडली बनाई थी तो उन्होंने 7 दिन लिए थे पंडित जी ने, जबकि वो भी अपने में लेजेंडरी थे, लेकिन वो एक एक चीज को करेक्शन करके बनाते थे, फिर बच्चों को उनसे रीचेक करवाते थे, फिर उसमें फलादेश लिखते थे, तो बड़ा टीडियस जॉब होता था। तो एक कुंडली बनाने में वो 1 हफ्ता लगा देते थे, तो कहाँ हर किसी के इससे आ सकते थे पंडित जी। तब वो क्या है कि उनको नामाक्षर देकर के फ्री कर देते थे कि ठीक है चलो, जब भी आप अपना नाम बताओगे तब हम आपको बता देंगे कि आपकी कैसे दिन ग्रह चल रहे हैं। सर मेरे 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे ये नामाक्षर होते हैं जिसमें चरण के हों, अगर चंद्रमा किसी चरण में हो, उस चरण का बाय डिफॉल्ट सपोज हमने नाम कुछ और रखा,
और वो किसी और चरण के उससे रिलेट कर गया, ठीक है, एंड वो चंद्रमा किसी और चरण में हुए और एक्चुअली उसका नामाक्षर कुछ और हो रहा हो, तो क्या इसमें इससे भी कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। अगर नाम बदलने से अगर फर्क भाग्य बदलता ना तो सारे लोग रामचंद्र जी नाम रख लेते। तो नाम बदलने से नहीं, जो जैसे आपने ये बोला कि ये जो तंत्र साधना या समथिंग कुछ असर पड़ता है, तो सपोज करिए कि चंद्रमा किसी चरण से जा रहा है, उस समय उसका जन्म हुआ तो उससे बन रहा हो, नी करके बन रहा हो, और हमने नाम रख दिया सू से, शुभांकुर ऐसे कुछ करके नाम रख दिया, और वो सू किसी और नक्षत्र के किसी और चरण से रिलेट कर रहा हो, ठीक है, तो क्या है इससे भी मतलब ये तंत्र और ये सब कुछ फर्क पड़ता है क्या? भाई उन्होंने एक प्रिकॉशन बताया कि अगर आपका नाम वही है जो कि आपके नक्षत्र का चरण है, तो जो तांत्रिक होगा उसको पता होगा ना कि ये जो नक्षत्र में पैदा हुआ है उसके ऊपर ये प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपने वो नहीं रखा है तो आपने एक तरीके से छिपा दिया उसको, अब वो बात ही खत्म हो गई वहां पे। अब आपने कोई दूसरा रखा है उससे वो आ जाएगा, तो वो नहीं, जब उसके पास में ओरिजिनल है ही नहीं तो कैसे वो उस पर अटैक करेगा वो। समझ गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा इसी से समथिंग रिलेटेड है, मुझे लग रहा है आंसर यही होगा। इसमें अगर सपोज करिए कि किसी चरण का अगर नाम हो रहा हो दी, मतलब कैपिटल डी, डी डबल ई, दी बड़ी ई वाला डी, मान लिया, और मैं अगर उसको छोटे दी से कर दूं डी आई या छोटी ई की मात्रा दी, तो इससे भी फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। नाम बदलने से भाग्य पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें प्रिकॉशन रखना है सिर्फ तंत्र के संबंध में, जो हमारे गुरु जी ने कहा है, जो आदेश है वही है। अब नाम आप ज्यादातर आपके दिमाग में तो देखो ये चल रहा है कि नाम बदलने से भाग्य बदल जाता है। ईमानदारी की तो बात ही है, अभी ये चल भी रहा है ट्रेंड के अंदर के नाम में एक एक्स्ट्रा ई जोड़ दिया, राई जोड़ दिया, पी जोड़ दिया, काका जोड़ दिया, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। भाग्य आपका वही रहेगा, नाम बदलने से भाग्य नहीं बदलेगा। जी समझ गया सर। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब कि नामकरण कैसे करें, मतलब जो नाम हम बच्चों का रखे तो फिर उसको जैसे बोलते हैं नामकरण संस्कार, तो फिर वो कैसे करनी चाहिए? वो अगर कन्या है तो ललिता सहस्त्र नाम से करो, और लड़का है तो विष्णु सहस्त्र नाम से करो। जी मतलब मेरी सलाह होनी चाहिए, जो नाम सबसे अच्छा लगे वो रख दो। जी जी धन्यवाद। और बताओ सवाल, इतने लोग जुड़े हुए हैं। सर विवाह में भी नक्षत्रों की इम्पोर्टेंस होती है, नक्षत्रों का मिलान? हाँ, जो मिलापक होता है वो नक्षत्र के आधार पे ही होता है। जो हम 36 गुण मिलाते हैं, अष्टकूट गुण है, वो नक्षत्र के आधार पे होते हैं, वर और कन्या के। वो ओरिजिनल होने चाहिए और नाम वाले नहीं होने चाहिए। हाँ योगेश जी बताएं क्या सवाल है आप? सर जैसे भी आपने बताया कि जैसे पंचक जो होता है धनिष्ठा से रेवती, ये उग्र तत्व का बताया, तो इस समय उग्र नहीं बताया, उग्र नहीं होता है, रिपीट होता है। मैंने कहा रिपीट होता है। अच्छा मतलब 5 बार रिपीट होगा पंचक के अंदर जो भी काम है, वो ऐसी मान्यता है। ऐसा ये 100 में से 100 बार होगा, ये कुछ ज्योतिष फलादे से ऐसा नहीं है। ऐसा माना गया है कि पंचक में जो काम हुआ 5 बार रिपीट होगा। तो इस नक्षत्र के अंदर अगर कोई लड़का या लड़की होगी तो उनके जैसे अब ये देखो, लड़का लड़की होना बहुत ही अलग चीज है।